हेलो एवरीवन। ये क्लास स्पेशली एम्स नोट सेट या ऑल नर्सिंग एग्ज़ाम के स्टूडेंट के लिए है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैकेनिकल वेंटिलेशंस, जो आईसीयू या नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आज मैं गारंटी देता हूँ आपको इस क्लास में मैकेनिकल वेंटिलेशन का हर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, कहीं भी डाउट नहीं होगा। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं क्लास कि मैकेनिकल वेंटिलेशंस क्या है और इसका यूज कहाँ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशंस या इंट्रोडक्शन से कि मैकेनिकल वेंटिलेटर क्या है। मैकेनिकल वेंटिलेटर क्या होता है? एक लाइफ सपोर्ट ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, ये मशीन क्या करता है? हेल्प करता है पर्सन की ब्रीथ लेने में। कब? जब दे आर नॉट एबल टू ब्रीथ इनफ ऑन देयर ओवन। जब कोई पर्सन खुद अपने अकॉर्डिंग ब्रीथ नहीं ले पा रहा है जीने के लिए, उस टाइम पे हम एक मशीन का यूज करते हैं उसको ब्रीथ देने के लिए। उस मशीन को कहते हैं मैकेनिकल वेंटिलेटर। इसका दूसरा नाम क्या है? वेंटिलेटर डायरेक्ट वर्ड यूज करता है, रेस्पिरेटर या ब्रीदिंग मशीन्स भी कहते हैं इसको। किसको? मैकेनिकल वेंटिलेटर को। ठीक है, डेफिनेशन की बात करें तो मैकेनिकल वेंटिलेशन क्या होता है? एक मेथड होता है जो आर्टिफिशियल वेंटिलेटर होता है, मीन्स ब्रीदर होता है, जो वह मैकेनिकल मीन्स इज यूज टू असिस्ट और रिप्लेस स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग। जो क्या हेल्प करता है? जो ये मशीन होती हैं, जो आर्टिफिशियल मशीन्स होती हैं, ये हेल्प करती है तो असिस्ट कर रही है, रिप्लेस करती है किसकी? उसके स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग को। ठीक है, जो नहीं ले पा रहा है उसके अंदर वो मशीन हेल्प कर रही है जिससे उसकी बॉडी को ऑक्सीजन मिल सके एंड CO2 बाहर निकल सके बॉडी से। ठीक है, तो ऑक्सीजन मिलेगा तो जिंदा रहेगा, CO2 बाहर निकलेगा तब उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, वरना और ज़्यादा प्रॉब्लम, जैसे COPD वाले पेशेंट्स अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इन पर्सन के लिए हम क्या यूज करते हैं? मैकेनिकल वेंटिलेशन का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम बात करें नॉर्मल ब्रीदिंग क्या होता है। जैसे ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट। ब्रीदिंग इन, जब भी हम सांस लेते हैं तो हमारा चेस्ट क्या होता है? एक्सपांड होता है। ठीक है, डायफ्राम कहाँ है? नीचे की साइड में जाता है, एब्डोमिनल्स को प्रेशर देता है, नीचे कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, और जो ब्रीदिंग आउट होता है, चेस्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है, चेस्ट का अंदर की साइड में वापस नीचे की साइड में जाएगा। ठीक है, और क्या होगा? डायफ्राम क्या होता है? अपर की ओर, मीन्स जो नीचे गया था डायफ्राम पहले एब्डोमिनल साइड, वो वापस ऊपर की ओर साइड में जाता है, प्रेशर देता है, तभी हमारी ब्रीदिंग आउट होती है। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा ये समझें कि इंस्पायरेटरी में क्या क्या होता है। ठीक है, तो जब हम सांस लेंगे, इंस्पायरेशन करेंगे तो फॉल इन इंटरप्लूरल प्रेशर्स। जब हम सांस ले रहे हैं तो हमारा जो इंटरप्लूरल प्रेशर होता है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। और कहाँ होता है? मोर नेगेटिव, ज़्यादा नेगेटिव साइड में जाता है। ठीक है, तो अब ये भी क्वेश्चन आता है कि इंटरप्लूरल प्रेशर नॉर्मल कितना होता है? तो 4 mmHg। ये तो होगा हमारे कौन सी? रेस्टिंग फेज पे। या रेस्टिंग कब होता है? जब हम एक्सपायर करते हैं, एक्सपायरेशन फेज पे, जब हम सांस छोड़ रहे हैं, 4 mmHg। और जो 6 mmHg टू 6 mmHg, ठीक है, ये कब होगा? जब हम इंस्पायरेशन कर, हम जब सांस ले रहे हैं अंदर, तब हमारा इंट्राप्लूरल प्रेशर कितना होगा? 6 mmHg। तो यहाँ पे मोर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और ये बढ़ता हुआ चला जाएगा, तो वो होगा इंस्पायरेशन में। फॉल इन एलोलर प्रेशर की लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, की जो हमारा एलोलाई है उनका प्रेशर भी क्या होता है? डाउन होता जाता है। ठीक है, तो जो एलोलाई का जो प्रेशर होता है वो होता है 1 mmHg। नॉर्मल की बात करता हूँ। ठीक है, रेस्टिंग फेज मीन्स एक्सपायरेशन फेज में, कि जब हम एक्सपायरेशन करते हैं, सांस छोड़ रहे हैं, 2 -1 mmHg कब? इंस्पायरेशन, क्योंकि हम सांस ले तो प्रेशर क्या है? ज़्यादा जा रहा है। ठीक है, तो माइनस, तो +1 से -1 की इसका नॉर्मल एक प्रेशर होता है, किसका? एल्वोलर प्रेशर। तो और ये क्या हो जाता है? फॉल डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि हम सांस लें तो और ये डाउन होता हुआ चला जाता है। ठीक है, और डायफ्राम क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड फ्लैटेंस करता है, मीन्स डाउनवर्ड। डायफ्राम क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा, डाउनवर्ड मतलब हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन की साइड में, नीचे की साइड में जाएगा डायफ्राम। ठीक, तभी तो क्या हमारा लंग्स का स्पेस बढ़ता है। ठीक है, गैस फ्लो डाउन टू
डाउन द प्रेशर ग्रेडियंट मीन्स जो गैस फ्लो होता है एयर एंटर करता है लंग्स अंटिल द प्रेशर इक्वलाइज, कि जब तक गैस हमारे लंग्स में जाएगी तब कब तक, जब तक प्रेशर इक्वलाइज ना हो जाए, बाहर का एनवायरनमेंट और हमारे गैस के हमारे लंग्स के अंदर जो प्रेशर है दोनों ही इक्वलाइज ना हो जाए तब तक गैस अंदर जाती है। एंड प्रेशर ग्रेडियंट फ्रॉम माउथ टू एलोलाई, और प्रेशर हमेशा किधर से जाती है, हाई प्रेशर कहाँ है, बाहर एनवायरनमेंट में, लो प्रेशर कहाँ है, एलोलाई। तो ये इंस्पायरेशन में प्रेशर ग्रेडियंट कहाँ होता है, माउथ टू एलोलाई के साइड में होता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंट्राप्लुरल प्रेशर कितना होता है और एलोवेलर प्रेशर भी कितना होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सपायरेटरी। तो क्या है, इंट्राप्लुरल प्रेशर बिकम लेस नेगेटिव। अब ये क्या होगा, लेस नेगेटिव होगा, मीन्स जो हमने 4 to 6 की बात की थी तो ये वापस कहाँ 4 की साइड में स्टार्ट होगा। ठीक है, एलोवेलर प्रेशर भी क्या होगा, राइज होगा, वो पहले माइनस की साइड में था, अब ये किसकी साइड में होगा, प्लस की साइड में होगा। जो हमने कहा था कि +1 कहाँ होता है, रेस्टिंग फेज एक्सपायरेटरी फेज में होता है। ठीक है, जो डायफ्राम क्या होगा, रिलैक्स होगा एंड डोम शेप। डायफ्राम क्या होगा, डोम मूव अपवर्ड, ऊपर की ओर से आएगा तो डोम शेप बनाता है जब हम सांस छोड़ते हैं। ठीक है, और प्रेशर ग्रेडियंट प्रेशर अब यहाँ पे ज़्यादा कहाँ होगा, एलोलाई में टू माउथ, पहले कहाँ था, माउथ टू एलोलाई था, क्यों, माउथ में प्रेशर ज़्यादा था। अब यहाँ पे क्या है, एलोलाई में प्रेशर है तो ये कहाँ से, माउथ की साइड में जाए। ये हम नॉर्मल एक्सपायरेशन की बात करते हैं। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करते हैं यूज ऑफ वेंटिलेटर, कि हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, किस हेल्प, क्या इसका इम्पोर्टेंट होता है। टू गेट ऑक्सीजन इनटू द लंग्स एंड बॉडी, कि हमें ऑक्सीजन लेने के लिए क्या चाहिए, वेंटिलेटर चाहिए, जब कोई पर्सन अगर ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा होगा। ठीक है, टू हेल्प द बॉडी गेट रीड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द लंग्स, कि ये हेल्प कर, जब कोई पर्सन कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर नहीं निकाल पा रहा है कुछ अबनॉर्मलिटी की वजह से, अभी हम आगे पढ़ेंगे जैसे। ठीक है, तो उस पर्सन में ये हेल्प करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल सके। ठीक है, एंड टू एज द वर्क ऑफ ब्रीदिंग, और ये जो ब्रीदिंग जो हम लेते हैं उसके काम को ईजी बनाता है, कि कोई पर्सन नहीं ले पाया तो उसमें हेल्प करता है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है, टू मेंटेन रेस्पिरेटरी फंक्शन इन पेशेंट विथ इंजरी टू नर्वस सिस्टम, अगर किसी पर्सन के नर्वस सिस्टम में कोई इंजरी हो जाए तो वो रेस्पिरेशन में उसको प्रॉब्लम आती है, लाइक जैसे ब्रेन इंजरी हो गया, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया, तो इनका वेरी वीक मसल्स हो जाता है, जिससे रेस्पिरेटरी सिस्टम अप्रोप्रिएट वे से काम नहीं करता, तो उस पर्सन में भी हेल्प करता है ये रेस्पिरेशन लेने के अंदर, कौन, वेंटिलेटर। ठीक है, अब ये जो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं। पहला होता है टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, एवरेज अमाउंट एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशंस, कि जितना हम ले रहे हैं उतना हम वापस छोड़ देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। ये लगभग कितना होता है, 500 ml होता है टाइडल वॉल्यूम का। ठीक है, देखो अमाउंट, एवरेज अमाउंट में जितना हम ले रहे हैं उतना हम वापस एवरेज अमाउंट में छोड़ रहे हैं। ठीक है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कौन सा है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV, ये क्या होता है, लार्जेस्ट एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर डेट कैन बी फोर्सफुली, आप क्या कर रहे हो, फोर्सफुली क्या कर रहे हो, एक्सपायर कर रहे हो आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, आपने एक नॉर्मल एक्सपायरेशन सांस छोड़ा, उसके बाद फिर से फोर्सफुली आप एक्सपायर्ड करते हो, उसको हम बोलेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये कितना होता है, 1000 से 1200 ml होता है, कि मीन्स आपने एक बार आराम से सांस छोड़ दिया, अब उसके बाद फिर से सांस दबा के फोर्स लगा के फिर से सांस बाहर निकाल रहे हो। ठीक है, तो उसको कहेंगे हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो कितना हो गया, 1000 to 1200 ml होता है। ठीक है, तो ये हो गए एक्सपायरेटरी, ये क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, इसमें क्या है, लार्जेस्ट एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर डेट कैन बी फोर्सफुली इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, आप नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद फोर्सफुली और इंस्पायर्ड करते हो और सांस अंदर ले रहे हो। ठीक है, तो उसको बोलेंगे IRV मीन्स इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये लगभग कितना होता है, 3000 होता है, 3000 ml होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा एक्सपायरेटरी इंस्पायरेटरी में। ठीक है, नेक्स्ट रेजिडुअल वॉल्यूम, एयर डेट कैन नॉट बी फोर्सफुली एक्सपायर्ड वॉलेंटरली फ्रॉम लंग्स, कि लंग्स के थ्रू कुछ एयर होती है जो हम फोर्सफुली बाहर नहीं निकाल पाते हैं, वो लगभग कितनी होती है, 1200 ml होती है। ठीक है,
इन और ये इंक्रीज 1200 ml से इंक्रीज कब हो जाएगा, ये रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज किस में होगा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज सीओपीडी में ये वॉल्यूम बढ़ जाती है, क्योंकि सीओपीडी में क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो वो लंग्स में ज़्यादा एयर स्टोर होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। या क्यों क्यों होता है सीओपीडी में, क्योंकि लंग्स क्या होता है, लूज इलास्टिसिटी एंड एबिलिटी टू रिकॉइल, जब इलास्टिसिटी नहीं हो रहा है तो वो एयर बाहर नहीं निकल पाती हैं, ठीक है। फोर्सफुली हम उसको बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, लगभग कितनी 1200 ml, तो ये इंक्रीज हो जाती है सीओपीडी में। ये क्वेश्चंस भी रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये इसको हम कहेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वाइटल कैपेसिटी की, ठीक है। इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर, इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपेल फ्रॉम द लंग्स आफ्टर द मैक्सिमम इनहेलेशन, कि मैक्सिमम इनहेलेशन करने के बाद में और ज़्यादा क्या करता है, पर्सन एक्सपेल करता है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होता है, सम ऑफ इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के, टाइडल वॉल्यूम के और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चंस आ चुका है कि किस किस के इक्वल होता है। इसमें क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक जो पर्सन कैन एक्सपेल, की ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पर्सन क्या करता है, एक्सपेल करता है फ्रॉम द लंग्स आफ्टर मैक्सिमम इन, की बहुत ज़्यादा सांस अंदर खींचा, फिर उसके बाद में दम लगाए के फिर वो क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पर्सन एक्सपेल करता है, उसको हम कहेंगे वाइटल कैपेसिटी। और ये किसके इक्वल होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के, टाइडल वॉल्यूम के, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन सा, फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, कौन सा, फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम ऑफ एयर डेट कैन बी फोर्सफुली एक्सेल्ड विद इन ए स्पेसिफिक टाइम, कि एक स्पेसिफिक टाइम के आप क्या कर रहे हो, फोर्सफुली एक्सेल्ड कर रहे हो, बाहर निकाल, और विद इन ए स्पेसिफिक टाइम कितना होता है, 1 to 3 सेकेंड होता है, कितना होता है, 1 to 3 सेकेंड, ये याद रखना, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसको हम कहेंगे फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम। डिक्रीज विथ इंक्रीज एयरवे रेजिस्टेंस, ये जो डिक्रीज होगा एक्सेल्ड, ये किस में होता है, जिसमें एयरवे रेजिस्टेंस हो, जैसे ब्रोंकोस्पास में या सीओपीडी में, तो ये क्या होता है, डिक्रीज वॉल्यूम होगा, क्योंकि क्या होगा, फोर्सफुली एक्सपायर्ड नहीं कर पाएगा इनमें ऑब्स्ट्रक्शन की वजह, तो उसको हम कहेंगे फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम। और इसमें टाइम ड्यूरेशन का याद रखना है कि कितने टाइम के अंदर हम फोर्सफुली एक्सेल्ड करते हैं, ठीक है, 1 to 3 सेकेंड के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं हम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, किसकी बात करते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की बात करते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एयर डेट कैन बी इंस्पायर्ड, लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर करते हैं आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशंस, और वो कितना होता है, 3500 ml होता है, कि बहुत नॉर्मल एक्सहेलेशन के करने के बाद में हम क्या करते हैं, लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड करते हैं, उसको बोलेंगे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो कितना होता है, 3500 ml होता है, ठीक है। नेक्स्ट है टोटल लंग कैपेसिटी, तो अमाउंट ऑफ एयर इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमम इनहेलेशन, कि मैक्सिमम इनहेलेशन करने के बाद अमाउंट ऑफ एयर कितनी होती है, 5800 ml होती है, 5800 ml, जो इक्वल होती है किसके, टाइडल वॉल्यूम के, रेजिडुअल वॉल्यूम के, इंस्पायरेटरी के एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के, ठीक है। ये इनके इक्वल होती है, कौन सी, टोटल लंग कैपेसिटी। और इंक्रीज ये 5800 से ज़्यादा कब हो जाएगा, इंक्रीज सीओपीडी, सीओपीडी में ज़्यादा हो जाएगा, क्यों, एंड क्यों होगा ज़्यादा, क्योंकि सीओपीडी में क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो एयर बाहर नहीं निकल पाती है, ठीक है, या एयर अंदर भी नहीं जा पा रही। और डिक्रीज किसके अंदर होता है, एक्टेलेटिसिस में। एक्टेलेटिस क्या होता है, कोलेप्स ऑफ एल्वोलाई, ये क्वेश्चंस भी बहुत बार आ गए, कोलेप्स ऑफ एल्वोलाई, जब एल्वोलाई ही कोलेप्स हो गई है तो उसमें क्या एयर जाएगी, तो नहीं जाएगी, तो डिक्रीज होगा, ठीक है। और निमोनिया में क्या होगा, निमोनिया में क्या होता है, लंग्स के अंदर जो हमारे लंग्स की जो लेयर होती है, जो पेरेन्काइमा होता है, वहाँ पे क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि एल्वोलाई के अंदर फ्लूइड फॉर्मेशन हो जाता है, किसके अंदर, निमोनिया के अंदर। तो जब वो मोस्ट कॉमन ये बैक्टीरिया भी होता है, इसमें कौन सा मोस्ट कॉमन होता है, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डिक्रीज होता है, कौन डिक्रीज क्या होता है, टोटल लंग कैपेसिटी इसमें डिक्रीज होती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत बारी क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जो हम डायग्राम दिखा रहे हैं ये इसी के अंदर आता है कि टोटल लंग कैपेसिटी में कौन कौन आ रहा है। टोटल लंग कैपेसिटी में अभी हमने बात किया था कि टाइडल वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या बात किया था, रेजिडुअल वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा क्या, इंस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ रहा है। तो टोटल लंग कैपेसिटी में ये सब कुछ चीज़ें इंक्लूड होती हैं, आप वापस हम ये देख सकते हैं, ये जो पिक्चर है वो उसी के अकॉर्डिंग बनी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हमारा जो इम्पोर्टेंट स्टार्ट हो जाता है वेंटिलेटर के पैरामीटर्स,
क्या पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, अभी हम पीछे डिस्कस कर क्या है, अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर और एक्सपायर विद इन ईच बर्थ, कि एक ईच बर्थ में हम कितना एक्सपायर कर रहे हैं और कितना इंस्पायर कर रहे हैं, उसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। बट जब पर्सन वेंटिलेटर पे होगा तो उसका हम कितना टाइडल वॉल्यूम सेट करेंगे, 6 ml पर kg ऑफ बॉडी वेट। ये याद रखना, जब वो पर्सन वेंटिलेटर पे होगा तो हम उसका टाइडल वॉल्यूम सेट करेंगे 6 to 8 ml पर kg ऑफ बॉडी वेट का, ठीक है। जबकि हमारा कितना होता है इंस्पायरेटरी एक्सपायरेटरी, हम जैसे कहा 500 ml हो गया टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी रेट, नंबर ऑफ ब्रीथ डिलीवर्ड पर मिनट, की नंबर ऑफ ब्रीथ कितनी ले रहा है वो पर मिनट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम तो लेते हैं जैसे कितना 12 to हम 20 नॉर्मल काउंट करते हैं, 16 to 24 भी हम अलग अलग बुक्स में ये अलग अलग काउंट होता है, ठीक है। जैसे 12 to 20 नॉर्मल होता है, बट वेंटिलेटर पे हम जो सेट करेंगे मशीन का वो 10 to 16 ब्रीथ पर मिनट हम उसको सेट करेंगे, जिससे वो 10 to 16 ब्रीथ पर मिनट हो सके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन, ठीक है, कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन द क्लाइंट रिसीव, की कितना अमाउंट परसेंट में कितना ऑक्सीजन पर्सन ले रहा है, ठीक है। तो हम तो वेंटिलेटर पे क्या सेट करेंगे, वेंटिलेटर पे होगा 0.21% to 1%। टू मेंटेन करना होता है हमें पार्शियल ऑक्सीजन प्रेशर कितना 60 to 80%, जिससे जो ऑक्सीजन परसेंटेज होता है वो मोर देन कितना हो 92% से हो। तो ये क्वेश्चंस आ चुका है कि जो फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन होता है इसमें वेंटिलेटर में कितनी सेटिंग हो हम करते हैं, 0.21 से लेके 1%, ठीक है। तो जिससे मेंटेन हो जाता है हमारा पार्शियल ऑक्सीजन प्रेशर कितना 60 to 80% मेंटेन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, पीप, जिसको हम कहते हैं PWP, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। पॉजिटिव प्रेशर अप्लाई एट द एंड ऑफ एक्सपायरेशन टू इम्प्रूव ऑक्सीजनेशन, कि हम पॉजिटिव प्रेशर अप्लाई करें कहाँ पे, एंड ऑफ एक्सपायरेशन पे, क्यों, इम्प्रूव ऑक्सीजनेशन। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि वेंटिलेटर पे इसका नॉर्मल लेवल कितना होता है, 3 to 5 सेंटीमीटर। H2O में भी यूज, कितना प्रेशर अप्लाई करते हैं, जहाँ हम इसमें लिखा है ना कि प्रेशर अप्लाई करते हैं एंड ऑफ एक्सपायरेशन पे, तो यहाँ पे क्या 3 to 5 सेंटीमीटर H2O में भी यूज। हाई लेवल अगर मोर देन 5 से जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं किसका, पीप का, ठीक है, तो वो किस डिजीज में करेंगे, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि एक्यूट रेस्पिरेटरी में क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा हो गया तो वहाँ पे उसको ऑक्सीजन की कमी आ रही है, तो हम वो उस टाइम पे मोर देन 5 से ज़्यादा अप्लाई करेंगे, क्या, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर्स, ठीक है। इनकी वेंटिलेटर सेटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कौन सा वेंटिलेटर, हमारा पैरामीटर्स की साइज, ठीक है, लार्जर देन नॉर्मल ब्रीथ टू प्रोवाइड हाइपर इन्फ्लेशन, हेल्प टू प्रिवेंट एक्टलेसिस। जो ये है हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है कि लंग्स क्या होता है, सम एयर ट्रैप इनटू लंग्स व्हेन ब्रीदिंग आउट, कि जब हम आउट कर रहे हैं तब भी हमारे लंग्स में कुछ एयर ट्रैप हो जाती है, अंदर रह जाती है, ठीक है। जो वो ट्रैप एयर होती है वो स्पेस के अंदर क्या करती है, फ्रेश एयर को हमें वो क्या करती है, स्पेस को रोकती है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे साई। तो ये हेल्प करता है प्रिवेंट एक्टलेसिस। एक्टलेसिस में क्या होता है, कोलेप्स होता है, ठीक है, तो ये कोलेप्स होने को प्रिवेंट करता है, क्योंकि जो अंदर एयर रह गई है वो क्या करी, उसको कोलेप्स नहीं होने दे रही, कुछ एयर अंदर ही स्टोर हो जाती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं साई। तो यूजुअली कितना होता है, ट्वाइस द टाइडल वॉल्यूम ब्रीथ, कि टाइडल वॉल्यूम का डबल होता है। रेट यूजुअली सेट 10 to 15 टाइम्स पर आवर, तो हम कितना सेट करते हैं, 10 to 15 टाइम्स पर आवर हम उसको सेट करते हैं। तो ये हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब इतना सा है ना कि कुछ एयर क्या हो जाती है, ट्रैप्ड हो जाती है, कहाँ के अंदर, लंग्स के अंदर ट्रैप्ड हो जाती है, ठीक है। जब हम ब्रीदिंग आउट करते हैं, व्हेन ब्रीदिंग आउट, जब हम ब्रीदिंग आउट करते हैं तो अंदर ही रह जाती है, तो वो हेल्प करती है प्रिवेंट करने में, एक्टलेसिस में वो कोलेप्स होने से प्रिवेंट करती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें सेंसिटिविटी, ठीक है, डिटरमाइन इंस्पायरेटरी एफर्ट्स रिक्वायर्ड टू ट्रिगर द वेंटिलेटर, कि जो हमें डिटरमाइन करना है किसको, इंस्पायरेटरी, की जो पर्सन इंसान सांस ले रहा है उसके एफर्ट्स को, कि वेंटिलेटर उसको क्या कर रहा है, ट्रिगर कर रहा है, ठीक है। तो सेट टू रेस्पॉन्ड टू एन इंस्पायर्ड वॉल्यूम ऑफ लेस देन 1% ऑफ द क्लाइंट टाइडल वॉल्यूम, तो कितना सेट करते हैं, 1% क्लाइंट का टाइडल वॉल्यूम का। यूजली कितना प्रेशर होता है जो वेंटिलेटर का जो ट्रिगर होता है, -1 से -2 सेंटीमीटर H2O प्रेशर ट्रिगर होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर, PIP।
PIP क्या होता है? द मैक्सिमम प्रेशर लेवल रिक्वायर्ड टू डिलीवर द डिजायर्ड टाइडल वॉल्यूम, कि एक डिजायर्ड टाइडल वॉल्यूम देने के लिए कितना मैक्सिमम प्रेशर अप्लाई करते हैं, कहाँ पे? हमारे एयरवे पे। हमारे कहाँ प्रेशर कहाँ अप्लाई होता है? एयरवे पे, ठीक है। प्रेशर अप्लाई ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, कि हम सांस ले रहे हैं तो सांस लेने वाले पर्सन को हम क्या कर रहे हैं? प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, जिससे उनके एयरवे पे क्या वो ओपन हो सके, उसके लिए हम कितना प्रेशर देते हैं। तो मोस्टली प्रेशर कितना लेस देन होता है पीक इंस्पायरेटेड प्रेशर का? लेस देन 40 सेंटीमीटर ऑफ H2O मीन्स वाटर होता है। तो ये समझ में आ गया है पीक इंस्पायरेटेड प्रेशर ये क्या होता है कि ड्यूरिंग मैकेनिकल वेंटिलेटर जो पर्सन होता है उसके एयरवे पे जो प्रेशर डाला जाता है उसको हम कहते हैं पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर। प्रेशर कब डाला जाता है? ड्यूरिंग इंस्पायरेशन के टाइम पे प्रेशर डाला जाता है, ठीक है। उसको हम कहेंगे क्या? पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहे हैं हम आई रेशो। आई का क्या है? आई का इंस्पायरेटरी और ई का क्या? एक्सपायरेटरी रेशो। की सांस ले रहा है छोड़ रहा है उसके बीच में रेशो क्या है? तो कंपेरिजन ऑफ इंस्पायरेटरी टू एक्सपायरेटरी टाइम। तो नॉर्मल कितना होता है? ये सेट होता है 1:2। जो इंस्पायरेटरी में 2 होगा और एक्सपायरेटरी में कितना होगा? 4 होगा, ठीक है। मीन्स 1.2, तो 1 का क्या है? डबल हो गया। तो जब इंस्पायरेटरी 2 है तो एक्सपायरेटरी में कितना होगा? 4 सेकेंड होगा। तो ये लॉन्गर एक्सपायरेशन किस में होता है? अस्थमा और COPD में होता है। हमारा जो नॉर्मल इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन होता है कि हम 1 सेकेंड अगर ले रहे हैं इंस्पायरेशन तो 2 सेकेंड हम क्या करें? उसको छोड़ते हैं, और ये और बढ़ता हुआ जाता है किसके अंदर? अस्थमा और COPD वाले पर्सन के अंदर इंक्रीज होता हुआ जाता है। उसको हम कहते हैं IE मीन्स इंस्पायरेटरी एक्सपायरेटरी टाइम। तो नॉर्मल कितना? 1 to 2 सेट करते हैं। 2 अगर इंस्पायरेटरी है तो उसका डबल हो गया 4। नेक्स्ट हम बात करें एक्सल्ट मिनट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये क्या होता है? मेजर द एक्सल्ट वॉल्यूम ऑफ एयर इन लीटर पर मिनट, की 1 मिनट के अंदर कितना लीटर पर्सन एक्सल्ट करता है, उसको बोलते हैं एक्सल्ट मिनट वॉल्यूम, ठीक है। एक्सपायरेटरी टाइम हम कितना गैस को एक्सल्ट करते हैं, ठीक है, पर मिनट के अंदर, ठीक है, लंग्स के थ्रू, ठीक है। तो इसमें अलार्म सेट किया जाता है अगर पर्सन 15% से ज़्यादा गैस अगर वो एक्सल्ट कर देता है, कितने परसेंट से? 15% से ज़्यादा, तो वहाँ पे अलार्म बज जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि पर्सन को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो कितना परसेंट होना चाहिए? 15। एक्सल्ट मिनट वॉल्यूम का 15% ग्रेटर देन अगर क्लाइंट करता है तो हमें अलार्म सेट कर देते हैं, जिससे पता चल जाता है कि पर्सन कुछ ज़्यादा ही एयर को एक्सल्ट करता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पैरामीटर्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है पैरामीटर्स, यहीं से हमें पता चलता है कि वेंटिलेटर की सेटिंग कैसे करनी होती है, ठीक है। अब हम बात करें नेक्स्ट इंडिकेशंस की। किसकी बात करें? इंडिकेशन। जो इंडिकेशन होता है यूज करते हैं एक्यूट लंग्स इंजरी, जैसे ARDS या कोई ट्रॉमा वाले पर्सन के अंदर, एपनिया विथ रेस्पिरेटरी अरेस्ट होता हो, ठीक है, उसमें हम यूज करेंगे। एंड COPD वाले पर्सन में यूज करेंगे। एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का है लेवल कितना 50 mmHg और pH कितना लेस देन 7.25 हो जाए, तो वहाँ भी इसको हम यूज करेंगे। कोई कार्डियक डिजीज या कार्डियोजेनिक शॉक हो या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो उस पर्सन को भी, क्योंकि सांस लेने में उनको दिक्कत आ रही है, बॉडी में ब्लड नहीं जा रहा है तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। हाइपोक्सीमिया विथ आर्टेरियल PO2 विथ सप्लीमेंटल फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन, फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन लेस देन 55 mmHg। तो ये जो PO2 प्रेशर होता है हमारा कितना होता है? 60 to 80 mmHg। ये भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हाइपोक्सीमिया वाले पर्सन को भी हम ये यूज करेंगे क्या? मैकेनिकल वेंटिलेटर, ठीक। इसके अलावा हम किसको यूज करेंगे? इसके अलावा हम यूज करेंगे जो पर्सन हो गए जैसे न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, जैसे GBS की फुल फॉर्म क्या होते हैं? गुलियन बेरी सिंड्रोम, ठीक है, बेरी सिंड्रोम। और ये जितने भी न्यूरोमस्कुलर होते हैं, या जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, पोलियोमाइलाइटिस हो गया, मास्थेनिया ग्रेविस हो गया, इन सब में क्या होता है? हमारा सिस्टम जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो क्या होता है? वीक होता है। रेस्पिरेटरी मसल्स क्या होती हैं? वीक होती है, ठीक है। जब मसल्स वीक हो तो रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर, तो इसको पर्सन को किसका रिस्क होगा? रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर, इनको रिस्क होगा, ठीक है। तो इसमें पैरालिसिस हो जाता है रेस्पिरेटरी मसल्स में, तो हमें उन पर्सन को ऑक्सीजन दी जाती है। नेक्स्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लाइक जैसे सेरेब्रल ट्रॉमा हो गया, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, या SCI का क्या हो गया? स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। तो इनमें भी क्या हो गया?
रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो डीएक्टिवेट हो जाता है, मीन्स डिक्रीज हो जाता है, काम नहीं कर पाता है, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, तो इन पर्सन को भी हम क्या देते हैं, वेंटिलेटर के थ्रू ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। या कोई पर्सन सेप्सिस या शोक वाले पर्सन हो गए, तो इन पर्सन को भी हमें क्या देना होता है, वेंटिलेटर के थ्रू हमें उनको ऑक्सीजन देनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा जो ये हमारा इंडिकेशन, और इसके अलावा जैसे इंडिकेशंस और हैं कि हम वेंटिलेटर पर क्या सेटिंग करते हैं, ठीक है। जिसमें ये आ गया, पहला हम बात कर रहे हैं कि जैसे टाइडल वॉल्यूम ml पर kg कितना है, 5 to 8 होता है। तो अगर किसी पर्सन का लेस देन 5 है तो हम उसको मैकेनिकल वेंटिलेटर पर यूज करेंगे। वाइटल कैपेसिटी 65 to 75 है, तो इंडिकेशंस फॉर कब है, अगर लेस देन 10 to 15 है तो हम उसको मैकेनिकल वेंटिलेटर पर यूज करेंगे। फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम हमने 1 to 3 सेकेंड बोला था, 50 to 60 ml पर kg होता है, ठीक है। अगर लेस देन 10 है तो अगर इसका मीनिंग है सीवे एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तब भी हम यूज करेंगे। रेस्पिरेटरी रेट कितना हो गया, नॉर्मल हम 12 to 20 बात करें मिनट, 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट। अगर मोर देन 35 या लेस देन 6 है तब हम पर्सन को क्या यूज करेंगे, मैकेनिकल वेंटिलेटर यूज करेंगे। मिनट वेंटिलेशन लीटर पर मिनट 5 to 8, अगर इससे ज़्यादा है तो हमने अभी पीछे बात की थी 15% होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, मैकेनिकल वेंटिलेटर यूज करेंगे। आरटीएल PaO2 35 पार्शियल जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर होता है 35 to 45 mmHg होता है। अगर मोर देन 50 है तो मीन्स पर्सन को क्या है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, तब भी हम ये यूज करेंगे। और जो ऑक्सीजन प्रेशर होता है वो कितना 75 to 100, जैसे 80 to 100 हम बात करते हैं। अगर लेस देन 50 है रूम एयर, तो उस पर्सन में क्या है, सीवियर हाइपोक्सीमिया है, तो वहाँ भी हम यूज करेंगे। तो ये कुछ पैरामीटर्स है, ये अब नॉर्मल कंडीशंस है, ये हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कनेक्शंस की, हम जब वेंटिलेटर यूज करेंगे तो उसको किसके साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। पहला जैसे एंडोट्रेकल ट्यूब है, सेकंड लेंजे मास्क एयरवे जिसको LMA कहते हैं, और ट्रेकिस्टोमी ट्यूब है, ठीक है। तो जो ET ट्यूब होता है ये मोस्ट कॉमन यूज किया जाता है किसके अंदर, मैकेनिकल वेंटिलेटर। मोस्ट कॉमन सबसे ज़्यादा क्या यूज किया जाता है, ET ट्यूब यूज किया जाता है, ठीक है। और जो LMA होता है ये शॉर्ट प्रोसीजर होता है, शॉर्ट टाइम के लिए, इमरजेंसी के लिए, शॉर्ट प्रोसीजर्स एंड इमरजेंसी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, ट्रेकिस्टोमी ट्यूब। ट्रेकिस्टोमी की ट्यूब क्या है, ये लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म वेंटिलेशन के, लॉन्ग टाइम के लिए ट्रेकिस्टोमी यूज करेंगे। शॉर्ट टाइम के लिए एंडोट्रेकल ट्यूब यूज करेंगे, नहीं मोस्ट कॉमन के लिए हम ये यूज करेंगे, और शॉर्ट टाइम के लिए हम लेंजियल मास्क एयरवे यूज करते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा पार्ट्स ऑफ वेंटिलेशंस की, वेंटिलेटर कैसे काम कर रहा है। जैसे यहाँ पे क्या है, वेंटिलेटर मशीन्स है, ठीक है। इसके थ्रू जैसे पहले मैं इसमें समझा, यहाँ से इंस्पायरेटरी में, ठीक है, यहाँ पे वन वे वॉल होता है, ठीक है। ये क्या है, हमारा ह्यूमिडिफायर है, जहाँ पे वाटर है, ह्यूमिडिफायर ऑक्सीजन जाती है, ठीक है। ये पर्सन में लंग्स में जा रही है, ठीक है। जब ये पर्सन वापस एक्सपायर कर रहा है, एक्सपायरेशन कर रहा है, छोड़ रहा है, ठीक है, तो ये अलग रूट से, इस रूट से आता है, ये इस रूट से आ रहा है, ठीक है, एक्सपायरेटरी के अंदर, ये वापस वेंटिलेटर में जाता है। और इंस्पायरेटरी में क्या है, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे CO2 ऑब्जर्व है, तो ये जब पर्सन छोड़ेगा तो ये इधर नहीं जाएगा वापस लंग्स के अंदर, ये इधर ही जाता है, ठीक है। ये यहाँ से ऐसे आता है इंस्पायरेटरी में, ये ह्यूमिडिफाई होकर इधर जाता है, ठीक है। तो ये वेंटिलेटर्स के पार्ट्स हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स हैं, ठीक है। पहला जो पार्ट्स हैं इसमें, जैसे हमने आपने कभी देखा भी होगा, ऐसी बहुत सारी ट्यूब दिखाई देती हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, वेंटिलेटर ब्रीदिंग सर्किट या ट्यूबिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, वेंटिलेटर ब्रीदिंग सर्किट एंड ट्यूबिंग, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी दोनों ट्यूब लगी हुई होती है, ठीक है। और ये किससे कनेक्ट होती है, ह्यूमिडिफायर चैम्बर से कनेक्ट होती है। ये किससे कनेक्ट होती हैं, ये ह्यूमिडिफायर चैम्बर से कनेक्ट होती है। अभी जो हमने पीछे डिस्कस किया था, ठीक है, पीछे हमने पिक्चर में देखा था, उसके साथ में ये कनेक्ट होती है, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है, ये ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आती है, CO2 को बॉडी से लेके आएगी और ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर देगी, ठीक है। तो ये हो गया कौन सा, वेंटिलेटर ब्रीदिंग सर्किट ट्यूब हो गया, ठीक है। ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके, ठीक है। सेकंड जो हमारा पिक्चर है वो क्या है, वेंटिलेटर डिस्प्ले स्क्रीन की, किसका है, डिस्प्ले की,
कहाँ है, जो हमारा डिस्प्ले स्क्रीन है वो है ये, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स जैसे आपको दिखाई दे रहे होंगे कि टाइडल वॉल्यूम क्या है इनका, या इनकी ऑक्सीजन परसेंटेज कितना है, FiO2 कितना है, ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट क्या है, इसमें ये सभी दिखाए थे। पी पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर कितना होगा, ठीक है, कितना प्रेशर होता है 5 सेंटीमीटर H2 होता है पी का, ठीक है, ये याद रखना। जो मोड होता है VCV लिखा हुआ है, ठीक है, तो VCV का मतलब क्या है, ये क्या होता है, वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन होता है। तो फंक्शन वेंटिलेशन सेटिंग या हमारे पेशेंट के डेटा जो सब कुछ अलार्म सेटिंग कहाँ होता है, डिस्प्ले पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चैम्बर की बात करते हैं। नेक्स्ट चैम्बर कौन सा हमारा, ये है ह्यूमिडिफायर, इसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिफायर, ठीक है, ह्यूमिडिफायर। ये क्या काम करता है, ये काम करता है मोस्ट, जो हमारी जो एयर होती है, जो इंस्पायर्ड एयर होती है जो हम ले रहे हैं, उसको क्या करता है, मॉइस्चर करता है, मॉइस्चर एंड हीट ऐड करता है। तो ये क्या प्रिवेंट करता है, ये क्वेश्चंस आता है, ठीक है, ये क्या प्रिवेंट करता है, हमारे ड्राई एयरवे को ड्राई होने से प्रिवेंट करता है। सिक्रेशन को क्या करता है, थिक सिक्रेशंस को, ठीक है, थिक सिक्रेशन को प्रिवेंट करता है। एंड म्यूकोजल को डैमेज होने से प्रिवेंट करता है, कौन, हमारा ह्यूमिडिफायर, ठीक है। ये क्वेश्चंस आ गए हैं, तीनों ही ऑप्शन एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक है। तो ये लॉन्ग टाइम जो मैकेनिकल वेंटिलेटर होता है वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कहीं उसका एयरवे ड्राई ना हो जाए, जो सिक्रेशन वो थिक ना हो जाए, क्योंकि थिन करने में हेल्प करता है, म्यूकोजल को डैमेज होने से प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर कितना होता है, इसका टेम्परेचर होता है 34 से 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है इसका, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा कौन सा है, ये हमारा वाटर ट्रैप, इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर ट्रैप, ठीक है। ये वाटर ट्रैप क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि जो वेंटिलेटर जो ट्यूब होती है उनके सभी वाटर को कलेक्ट करता है। ये क्या करता है, कलेक्ट करता है, कौन से, कंडेंसेंट वाटर, जो कौन सा वाटर, जो फ्रॉम वेंटिलेटर ट्यूब से आ रहा है, क्योंकि जो उसके थिक सिक्रेशन है या जो है इन्फेक्शन वाले ना हो जाए, फ्लूइड अंदर जाके उसको प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो ये क्या प्रिवेंट करता है, ये प्रिवेंट करता है कि वाटर जो उसके पेशेंट के एयरवे में एंटर ना हो जाए, ठीक है। प्रिवेंट वाटर फ्रॉम एंटरिंग पेशेंट एयरवे, ये इसको प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो ये एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को प्रिवेंट करता है, एस्पायरेशन को भी प्रिवेंट करता है। ये कौन के एस्पायरेशन को भी प्रिवेंट करता है। तो ये क्वेश्चंस आ सकता है कि वाटर ट्रैप का क्या क्या काम होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आ सकता है। अब यहाँ से हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारे क्लासिफिकेशंस की। किसकी बात करते हैं हम, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, ठीक है। देखो हमारा आज जो सेशन है बहुत लंबा होगा, बट हम इसमें ओवरऑल सब कुछ कंप्लीट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें क्लासिफिकेशन, जो मैकेनिकल वेंटिलेशन को हमने 2 टाइप में डिवाइड कर दिया, नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर में और पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर में। जो नेगेटिव होता है उसमें आयरन लंग का यूज किया जाता है, और नेक्स्ट होता है चेस्ट क्यूरेस, ठीक है, ये यूज किया जाता है। अभी हम आगे डिस्कस, जो पॉजिटिव होता है हाई फ्रीक्वेंसी वेंटिलेटर, प्रेशर्ड साइकिल्ड एंड वॉल्यूम साइकिल्ड। अभी हम 1 बाय 1 को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पहला हम बात करते हैं नेगेटिव प्रेशर्स की, किसकी, नेगेटिव प्रेशर्स की हम बात करें। तो नेगेटिव प्रेशर क्या है, मैकेनिकल वेंटिलेटर, समझना क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो मैकेनिकल वेंटिलेशन इन विच वेरियस डिवाइस डेट सराउंडेड थोरेक्स, कि ऐसा मैकेनिकल वेंटिलेशन इसमें बहुत सारे डिवाइस कहाँ होते हैं, हमारे थोरेक्स के सराउंडेड होता है। आर यूज इन ए सच ए वे डेट कैन डेवलपमेंट, ये क्या डेवलप करते हैं, नेगेटिव प्रेशर डेवलप करते हैं हमारे थोरेक्स के वहाँ पर, ठीक है। जो नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर होता है ये स्टिमुलेट करता है किसको, स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन को, ये हमारी स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन को स्टिमुलेट करता है। क्वेश्चंस आ सकता है। एंड रिलीज ऑफ नेगेटिव प्रेशर, जब ये रिलीज होगा नेगेटिव प्रेशर तो अलाउ करता है थोरेक्स को रिलैक्स होने में। जब थोरेक्स रिलैक्स होगा तो पर्सन क्या करेगा, एक्जेलेशन अक्कर होता है, ठीक है। तो ये स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन और स्पॉन्टेनियस एक्जेलेशन को प्रमोट करता है, कौन, नेगेटिव प्रेशर। और ये कहाँ होता है, हमारे सराउंडेड थोरेक्स के चारों होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये हो गया आयरन लंग, इसका नाम क्या है, टैंक वेंटिलेटर, तो ये थोरेक्स को कवर कर रखा है, ठीक है। तो ये हमारे इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को क्या करता है, स्पॉन्टेनियस डेवलप करता है। चेस्ट होगा सेकंड क्यूरेस, ठीक है, ये भी क्या करता है, हमारे चेस्ट को पार्ट को कवर करा है, थोरेक्स पार्ट को कवर करा है। तो ये नेगेटिव प्रेशर में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इनके एग्जाम से आ सकता है कि टैंक वेंटिलेटर क्या होता है, कौन सी फोटो है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके वेंटिलेटर वेव फॉर्म की।
जब वेंटिलेटर स्टार्ट होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वेव फॉर्म, वेंटिलेटर वेव फॉर्म। इसमें 3 चीज़ें होती है, प्रेशर, सेकंड होता है वॉल्यूम, और थर्ड होता है फ्लो। इसमें 3 चीज़ें आती हैं वेंटिलेटर वेव फॉर्म में, समझना चाहिए। पहला प्रेशर, सेकंड वॉल्यूम, थर्ड फ्लो होता है। जो प्रेशर होता है 1, 3, 6, 1, 3 और 6, ठीक है। जैसे इसमें क्या है, 1 का मतलब क्या है, यहाँ पे पर्सन स्टार्ट कर रहा है क्या, इंस्पायरेशन, यहाँ पे स्टार्ट कर रहा है इंस्पायरेशन, ठीक है। और 3 में क्या हो गया, 3 के अंदर, जैसे मैं इसमें अलग से डायग्राम में आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। जैसे ये हमारा प्रेशर वाला था, यहाँ पे हमने लिखा था 1, 3 और 6, यहाँ 1, 3 और 6 हम ये कहते हैं, ये प्रेशर वाला है, ठीक है, प्रेशर, ठीक है। तो इसमें 1 का क्या मतलब है, हम जो वेव फॉर्म का जो 1 वेव फॉर्म आएगी उसका आएगा स्टार्ट ऑफ इंस्पायरेशन। क्या है, स्टार्ट ऑफ इंस्पायरेशन आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट ऑफ इंस्पायरेशन में क्या है, प्रेशर बिगिंस, कि अब यहाँ प्रेशर स्टार्ट हो गया है टू राइज, प्रेशर स्टार्ट हो गया। वेंटिलेटर क्या हो गया, स्टार्ट हो गया डिलीवरी ब्रेथ के लिए। वेंटिलेटर्स, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, वेंटिलेटर स्टार्ट हो गया है, स्टार्ट डिलीवरिंग ब्रीथ देने के लिए स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब इसमें कहाँ पे जाता है, 3 पे क्या होगा, पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर, जो हमने पीछे डिस्कस किया, पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर, PIP, ठीक है। इसमें क्या होगा, हाईएस्ट प्रेशर अप्लाई होता है, इसमें क्या होता है, हाईएस्ट प्रेशर अप्लाई होता है कहाँ पे, एयरवे पे, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन के टाइम, हमने पीछे पढ़ के आए थे, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन के टाइम हाईएस्ट प्रेशर अप्लाई होता है एयरवे पे, ठीक है। तो ये किस चीज़ को दिखाता है, इंडिकेट करता है एयरवे रेजिस्टेंस को। ये क्या इंडिकेट करता है, एयरवे रेजिस्टेंस को इंडिकेट करता है, रेजिस्टेंस की एयर कितना प्रेशर दे रही है, ठीक है। 1, 2, 1, 3। और अब हम बात करते हैं 6 की। 6 में क्या था, एंड ऑफ इंस्पायरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। मीन्स स्टार्ट ऑफ एंड, इंस्पायरेशन एंड होगा तो क्या स्टार्ट होगा, एक्सपायरेशन स्टार्ट होगा। क्या स्टार्ट होगा, एक्सपायरेशन। तो यहाँ पे प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, प्रेशर क्या हो जाता है, बिगिंस टू फॉल, प्रेशर क्या होता है यहाँ पे, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या, एक्सपायरेशन फेज क्या होता है, स्टार्ट होता है, एक्सपायरेशन फेज क्या होता है, स्टार्ट होता है, ठीक है। ये हमने बात की थी, कौन से वाले बात की हमने, प्रेशर की। 1, 3 से 1 में इंस्पायरेशन स्टार्ट होगा, 3 में पीक लेवल पे जाएगा और 6 में एक्सपायरेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो नॉर्मल जो PIP जो प्रेशर हमने डिस्कस किया था वो कितना था, लेस देन, हमने 40 बोला था। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है, नॉर्मल कितना होता है, लेस देन 40 सेंटीमीटर H2O, इतना प्रेशर अप्लाई करता है कहाँ पे, एयरवे पे, कहाँ पे, एयरवे पे अप्लाई होता है, ठीक है। तो आपको ये पिक्चर समझ में आई होगी। अब हम सेकंड बात करते हैं वॉल्यूम की। कौन से की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की। मैं डायग्राम बना देता हूँ यहीं पे, ठीक है। सेकंड हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम की। हमने 3 चीज़ें डिस्कस की थी, प्रेशर, वॉल्यूम एंड फ्लो। वॉल्यूम का क्या है, इसमें ये से स्टार्ट और यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 7 होगा, ठीक है। उसमें 1, 3, 6 था प्रेशर में, यहाँ 2 और 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का मतलब क्या है, पीक इंस्पायरेटरी वॉल्यूम। क्या है, पीक इंस्पायरेटरी वॉल्यूम। यहाँ पे लेवल क्या होगा, पीक लेवल पे होगा। तो पीक लेवल का मतलब क्या है, मैक्सिमम टाइडल वॉल्यूम। मैक्सिमम टाइडल वॉल्यूम डिलीवर हो चुका है, मैक्सिमम टाइडल वॉल्यूम डिलीवर्ड हो चुका है, ठीक है। और 7 का मतलब क्या है, रिटर्न टू बेस लाइन, की वापस ये रिटर्न कर रहा है टू बेस लाइन की साइड में, ठीक है। बेस लाइन का मतलब वॉल्यूम क्या हो गई, 0 हो गई, वॉल्यूम क्या हो गई, 0 हो गई यहाँ पे, ठीक है। और ये इंडिकेट क्या कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि कंप्लीट एक्सपायरेशन हो चुका है। 6 में स्टार्ट होता है और इसमें क्या होता है, कंप्लीट एक्सपायरेशन हो जाता है। 6 में तो स्टार्ट हुआ था, अब जो हमने पीछे बात की थी 6 नंबर पे, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ बताएगा, ये चीज़ इंडिकेट करता है, सॉरी एक मिनट, ये चीज़ इंडिकेट करता है कौन सा, 2 और 7 जो वॉल्यूम क्या इंडिकेट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इफ़ वॉल्यूम अगर वापस डज नॉट रिटर्न टू बेस लाइन, अगर वो बेस लाइन तक नहीं आ पाता है, 7 तक नहीं आ पाता है,
तो हम क्या सस्पेक्ट करेंगे, हम सस्पेक्ट करेंगे एयर ट्रैपिंग, कि उसके लंग्स में क्या हो गया, एयर ट्रैपिंग हो गया। या और क्या करेंगे, लीक ऑफ सर्किट, कि सर्किट क्या हो गया, लीक हो रहा है, एयर वहाँ से लीकेज हो रही है। या जो ईटी ट्यूब है वहाँ से क्या हो रहा है, लीक हो रहा है, एयर का लीक हो रहा है। या और क्या सस्पेक्ट, लूज सर्किट कनेक्शन, की जो सर्किट कनेक्शन है वो क्या है, लूज हो रहा है। ठीक है, ये हम सस्पेक्ट करेंगे। और हम क्या सस्पेक्ट करेंगे कि जो एक्सपायरेशन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट एक्सपायरेशंस। ये क्वेश्चंस आएंगे, 100% क्वेश्चन पुटअप होंगे, और ऐसा आपने आज तक कभी किसी वीडियो में नहीं पढ़ाया होगा। कंप्लीट एक्सपायरेशन होता है। ठीक है, अब हम थर्ड डायग्राम की बात करते थे, कौन सी, फ्लो की वाली। हमने डिस्कस किया था फ्लो, पहला प्रेशर, सेकंड वॉल्यूम, थर्ड फ्लो। इसमें क्या है, डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे करके ये यहीं से कनेक्ट होके ऐसे चला जाता है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे स्कोर होगा 4 और यहाँ पे स्कोर होगा 5। ये किस चीज़ को दिखा रहा है, ये फ्लो वाले को, ये हमारा दिखाता है नंबर्स। 4 जो नंबर है वो दिखा रहा है इंस्पायरेटरी फ्लो। किसको दिखा रहा है, ये इंस्पायरेटरी फ्लो। जो 4 नंबर है वो किस चीज़ को दिखा रहा है, कि इंस्पायरेटरी जो फ्लो है वो कैसा है, इंस्पायरेटरी फ्लो। तो इसमें क्या है कि एयर कहाँ फ्लो कर रही है, एयर फ्लो कर रही है लंग्स में, इनटू लंग्स में, कि कितने टाइम तक। जैसे देखो ये डायग्राम ऐसे बना हुआ है ना, इसमें लाइन। ठीक है, तो ये एयर फ्लो इनटू लंग्स के अंदर, और ये यूजुअली कौन से शेप में होते हैं, स्क्वायर शेप में होती हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, यूजुअली कौन से शेप में होती है, स्क्वायर शेप में होती है। ठीक है, फिर हम बात कर रहे हैं 5 की, एक्सपायरेटरी फ्लो। ये किस चीज़ को दिखा रहा है, एक्सपायरेटरी फ्लो को, एक्सपायरेटरी। तो इसमें क्या करता है, एयर फ्लो होता है आउट ऑफ लंग्स, लंग्स की एयर से बाहर हो रही है, और फ्लो मूव करती है किस लाइन में, फ्लो मूव बिलो बेस लाइन, बेस लाइन से नीचे की ओर फ्लो करती है। ठीक है, अगर ये बेस लाइन पर रिटर्न नहीं हो पाता है तो इसका मतलब क्या है, एक्सपायरेटरी नहीं हो पा रहा है। तो इसमें क्या है, हम सस्पेक्ट करेंगे, क्या सस्पेक्ट करेंगे, अगर वो डज नॉट रिटर्न टू बेस लाइन, अगर रिटर्न टू बेस लाइन के पास नहीं आता है तो हम क्या सस्पेक्ट करेंगे, इसमें भी एयर ट्रैपिंग हो गई है। ठीक है, उसके अलावा पर्सन को COPD है, या ब्रोंकोस्पास्म हो रहा है, ब्रोंकोस्पास्म होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आती है हमारे किसके अंदर, वेव फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो हमने ये सभी डिस्कस किया। अगर मैं थोड़ा सा एक बार और थोड़ा सा बता देता हूँ आपको यहीं पे। 1 का मतलब क्या था, बिगिंस ऑफ रेस्पिरेशन, बिगिनिंग। 1 मिनट में इसको क्लीन कर देता हूँ तो हमारा स्पेस हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पे। बिगिनिंग ऑफ इंस्पायरेशंस। 2 का मतलब क्या था, पीक टाइडल वॉल्यूम, पीक टाइडल वॉल्यूम। 3 का क्या था, पीक इंस्पायरेटरी वॉल्यूम, पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर, वॉल्यूम नहीं प्रेशर, कितना, लेस देन 40। ठीक है, 4 का क्या था, इंस्पायरेटरी फ्लो, 4 का क्या था, इंस्पायरेटरी फ्लो। 5th का क्या था, एक्सपायरेटरी फ्लो। 6 का क्या था, एंड इंस्पायरेशंस की, इंस्पायरेशन कंप्लीट हो गया और स्टार्ट हो गया एक्सपायरेशन। ठीक है, और 7 का क्या था, कि वॉल्यूम वापस रिटर्न हो जाती है, वॉल्यूम रिटर्न टू बेस लाइन, बेस लाइन पे वॉल्यूम रिटर्न हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो थोड़ा सा और एक और चीज़ें लिखना चाहूँ कि जिससे आपको और अच्छे से एग्जाम में याद हो जाए, क्वेश्चंस आए तो यहाँ से कोई डाउट ना हो। ठीक है, हमने 3 चीज़ें डिस्कस की थी। पहला कौन सा था, प्रेशर वाला, प्रेशर वेव फॉर्म, प्रेशर वेव फॉर्म। ठीक है, तो ये क्या डिटेक्ट करता है, ये एयरवे रेजिस्टेंस को डिटेक्ट करता है कि कितना रेजिस्टेंस प्रेशर जा रहा है, एयरवे रेजिस्टेंस को। सेकंड हमने बात की थी वॉल्यूम की, वॉल्यूम वेव फॉर्म की। ये क्या डिटेक्ट करता है, ये डिटेक्ट करता है लीक को, कि एयर कहाँ से लीक हो रही है, नहीं हो रही है। ठीक है, थर्ड कौन सा हो गया, फ्लो वाला, थर्ड कौन सा था, फ्लो। ठीक है, ये किस चीज़ को दिखाता था, ये डिटेक्ट करता है एयरवे ट्रैपिंग, डिटेक्ट एयर ट्रैपिंग, एयर ट्रैपिंग मीन्स लंग्स के अंदर एयर ट्रैपिंग हो रही है। ठीक है, ये इस चीज़ को, तो ये यहाँ से 100% क्वेश्चन पुटअप होंगे, यहाँ से कभी ना कभी क्वेश्चन ज़रूर आएगा यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हमारा स्टार्ट होता है, यही चीज़ें हमने भी पीछे डिस्कस की है। ठीक है, यही डायग्राम में, अब ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा इसमें। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव
प्रेशर वेंटिलेटर हमने अभी बात की थी नेगेटिव की, ठीक है। पॉजिटिव में तीन चीज़ें थी, पहला प्रेशर साइकिल, सेकंड वॉल्यूम साइकिल, थर्ड है हाई फ्रीक्वेंसी वेंटिलेटर। कौन सा? हाई फ्रीक्वेंसी वेंटिलेटर, ठीक है। अब हम बात करते हैं पहला कौन सा है? प्रेशर्ड साइकिल्स। कौन सा है? प्रेशर्ड साइकिल्स किसे कहते हैं? जो इन विच द वेंटिलेटर, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। इसमें क्या है? वेंटिलेटर क्या डिलीवर्स एयर एट द प्रीसेट वॉल्यूम, कि जो वेंटिलेटर डिलीवर कर रहा है एयर वो कौन सी है? जो पहले से प्रीसेट प्रेशर है, फॉर द फिक्स्ड इंस्पायरेटरी टाइम, कि फिक्स इंस्पायरेटरी टाइम पे वो प्रीसेट वॉल्यूम डिलीवर कर रहा है। वर्किंग कैसे काम करती है मशीन, ये प्रेशर साइकिल कैसे काम करता है? एयर इज डिलीवर्ड एट ए प्रीसेट प्रेशर, कि एयर पहले से डिलीवर जो कर रहे हैं वो प्रीसेट प्रेशर है। वेंटिलेटर पुश एयर इनटू लंग्स, वेंटिलेटर पुश कर रहा है एयर को कहाँ? लंग्स में, अंटिल द सेट प्रेशर इज रीच्ड, जितना हमने प्रेशर सेट किया है वो वहाँ तक पहुँच जाएगा, तब तक वो एयर पुश कर रहा होता है। सेकंड क्या है? आफ्टर डिलीवरी ऑफ एयर मशीन साइकिल ऑफ, जैसे डिलीवरी हो जाएगी तो मशीन साइकिल क्या हो जाएगी? ऑफ हो जाएगी। व्हेन इंस्पायरेटरी टाइम एंड, इंस्पायरेटरी टाइम जैसे एंड होगा तो वेंटिलेटर क्या होगा? स्टॉप इंस्पायरेशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एक्सपायरेशन अकर पैसिवली, एयर फ्लो आउट नेचुरली ड्यू टू इलास्टिक रिकॉइल ऑफ द लंग्स, कि उसके बाद में एयर वापस एक्सपायरेटरी स्टार्ट हो जाएगी पैसिवली, ठीक है। वो किस में होगा? प्रेशर साइकिल के अंदर होगा, ठीक है। इसकी लिमिटेशन क्या है? डिलीवर्ड टाइडल वॉल्यूम में वेरी, डिलीवर जो टाइडल वॉल्यूम पहले से प्रीसेट है वो अलग अलग हो सकता है। किस कंडीशन में? एयरवे रेजिस्टेंस की, एयरवे रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रहा हो, ठीक है। एंड लंग कंप्लायंस का मतलब क्या है? स्टीपनेस आ रहा हो, क्या हो रहा है? स्टीपनेस आ रहा हो, टाइटनेस प्रेशर फील करता हो, ठीक है। तो उसके अंदर ये क्या हो सकता है? कम हो सकता है, ठीक है। मीन्स स्टिफनिंग हो रहा हो, या जो हमारे टिश्यू है वो बहुत टाइटनेस हो रहा है, स्टिफनिंग हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर ये डिफरेंट हो सकता है, अलग हो सकता है, ठीक है। फिर जब स्टिफनेस होगा तो क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? जो एक्सपांड जो होता है उसकी एबिलिटी को रिड्यूस कर देता है, ठीक है, जिससे स्ट्रेच नहीं हो पाता है, अच्छे से स्ट्रेच नहीं हो पाता, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम बिकम इनकंसिस्टेंट हो सकता है इफ रेजिस्टेंट इंक्रीज, अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज है मीन्स ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा आ रहा है, या कंप्लायंस डिक्रीज है मीन्स स्टिफनेस ज़्यादा है, तो ये लेस वॉल्यूम एंटर, तो लंग्स में एंटर जो एयर है वो कम जाएगी। कब? कंप्लायंस डिक्रीज का मतलब स्टिफनेस ज़्यादा है लंग्स का, ठीक है। स्टिफनेस ज़्यादा है, रेजिस्टेंस इंक्रीज मीन्स म्यूकोजल ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पर हमारी लंग्स में वॉल्यूम कम जाएगा, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेशर साइकिल कहेंगे, ठीक है। सेकंड होता है वॉल्यूम साइकिल। कौन सा है? वॉल्यूम साइकिल, ठीक है। इन विच ए प्रीसेट टाइडल वॉल्यूम इज डिलीवर, इसमें प्रीसेट टाइडल वॉल्यूम डिलीवर करते हैं विथ ईच ब्रीथ, किसके साथ में? ईच ब्रीथ के साथ में सेट करें, किसके अंदर? वॉल्यूम साइकिल में। एंड वंस द सेट वॉल्यूम इज रीच, जैसे ही सेट वॉल्यूम पहुंचता है, द वेंटिलेटर साइकिल ऑफ एंड एक्सपांशन अकर पैसिवली, जैसे वो पहुंचता है तो वेंटिलेटर ऑफ हो जाएगा और एक्सपांशन स्टार्ट हो। बट इसमें याद रखना जो डिलीवर होता है वो ईच ब्रीथ के साथ में होता है, किसके साथ में होता है? ब्रीथ के साथ में होता है। वर्किंग कैसे काम करता है? प्री सेट टाइडल वॉल्यूम इज सेट, पहले से प्री टाइडल वॉल्यूम सेट कर लिया जाता है। ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एयर इज डिलीवर्ड विद इन ईच इंस्पायरेशन के साथ में। वेंटिलेटर डिलीवर द प्री सेट वॉल्यूम, एयर फ्लो इनटू द लंग्स अंटिल द सेट टाइडल वॉल्यूम इज रीच्ड, जैसे हो जाता है तब तक वो जहाँ हमने सेट किया तब तक जाएगा। फिर उसके बाद वेंटिलेटर क्या हो जाता है? ऑफ हो जाता है, ठीक है। इंस्पायरेशन स्टॉप हो जाता है। एक्सपायरेशन हमेशा क्या होता है? पैसिवली होता है। ए लीव लंग्स ड्यू टू इलास्टिक रिकोल, अपने इलास्टिक रिकोल की वजह से वो क्या होता है? एक्सप्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एडवांटेज क्या होते हैं इसके? एडवांटेज होते हैं हमारे इंश्योर कांस्टेंट टाइडल वॉल्यूम, की ये टाइडल वॉल्यूम को कांस्टेंट लेवल पे सेंड करते हैं। प्रोवाइड स्टेबल वेंटिलेशंस एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेंटिलेटर मोड। कौन सा? वॉल्यूम साइकिल। क्यों? क्योंकि ये ईच रेस्पिरेशन के साथ में देता है, इंस्पायरेशन के साथ में देता है, ईच ब्रीथ के साथ में साइकिल देता है, वॉल्यूम साइकिल्ड, ठीक है। यूजफुल व्हेन प्रीसाइज वेंटिलेशन इज रिक्वायर्ड, जब पहले से प्रीसाइज वेंटिलेशन रिक्वायर्ड है तो हम कौन सा यूज करेंगे? वॉल्यूम साइकिल्ड यूज करेंगे। डिसएडवांटेज का इंक्रीज रिस्क ऑफ बेरोट्रोमा, क्या है? बेरोट्रोमा, ठीक है। बेरोट्रोमा का मतलब क्या है? कि पर्सन का क्या है? लंग्स में कि बॉडी टिश्यू में डैमेज होना, क्या होना? डैमेज ऑफ बॉडी टिश्यू,
बॉडी टिश्यू। क्यों हो रहा है डैमेज? क्योंकि जो डिफरेंस इन प्रेशर, प्रेशर कहाँ पे डिफरेंस हो रहा है? गैस स्पेस में। जहाँ गैस स्पेस वाला प्रेशर है तो वहाँ पे इनसाइड और आउटसाइड, इनसाइड एंड आउटसाइड में प्रेशर का डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि वहाँ पे क्या हो जाता है, डैमेज होता है टिश्यू के अंदर। उसको हम कहेंगे बेरोट्रोमा। ठीक है, कि जहाँ पे गैस स्पेस होता है वहाँ पे इनसाइड और आउटसाइड में प्रेशर अलग अलग होता है, अंदर अलग बाहर है, इसकी वजह से उसको हम बेरोट्रोमा। एयरवे प्रेशर में राइज, एयरवे प्रेशर कब इंक्रीज होगा? एयरवे रेजिस्टेंस इंक्रीज, जब एयरवे रेजिस्टेंस इंक्रीज है या लंग्स कंप्लेंस डिक्रीज में स्टिफनेस है लंग्स में, तो उस टाइम पे क्या हो सकता है, एयरवे प्रेशर में इंक्रीज हो सकता है। किसके अंदर? हमारे वॉल्यूम साइकिल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी वेंटिलेटर। किसकी बात करें? हाई फ्रीक्वेंसी वेंटिलेटर। जो हाई फ्रीक्वेंसी वेंटिलेटर होता है ये स्पेशल मोड ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन, ये स्पेशल होता है मैकेनिकल वेंटिलेशन का। डेट डिलीवर वेरी स्मॉल टाइडल वॉल्यूम, क्वेश्चन आएगा यहाँ से, वेरी स्मॉल टाइडल वॉल्यूम एट वेरी हाई रेस्पिरेटरी रेट, और बहुत कम टाइडल वॉल्यूम दे रहे हैं बट किसके साथ दे रहे हैं? वेरी हाई रेस्पिरेटरी रेट। रेस्पिरेटरी रेट हम जैसे 16-20 नॉर्मल है, बट यहाँ पे मोर देन 16 ब्रीथ पर मिनट, यहाँ पे किसके अंदर? हाई फ्रीक्वेंसी वेंटिलेटर में। टू इम्प्रूव गैस एक्सचेंज वाइल रिड्यूसिंग लंग्स इंजरी, कि हम उसमें लंग्स इंजरी कम करने के लिए हम क्या करेंगे? गैस एक्सचेंज जल्दी कर सकें, तो स्मॉल टाइडल वॉल्यूम यूज करेंगे बट रेस्पिरेटरी रेट क्या है? बहुत ज़्यादा यूज करेंगे। ठीक है, उसको बोलेंगे हाई फ्रीक्वेंसी वेंटिलेटर। ठीक है, कैसे काम करता है ये गैस एक्सचेंज अकर बाय डिफ्यूजन। ठीक है, गैस एक्सचेंज अकर बाय डिफ्यूजन, किसके? डिफ्यूजन के थ्रू। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मूव फ्रॉम हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, नेक्स्ट होता है डिफ्यूजन इंक्रीज विथ इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी, जो फास्टर मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल होता है इम्प्रूव गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है। ठीक है, वेरी स्मॉल टाइडल वॉल्यूम आर डिलीवर, टाइडल वॉल्यूम लेस देन नॉर्मल डेड स्पेस, कि टाइडल वॉल्यूम कितना होगा? लेस देन, बहुत कम देंगे। कितना? जैसे लेस देन होगा 1 ml/kg, किसके अंदर? हाई फ्रीक्वेंसी वाले के अंदर। ठीक है, इसमें यह लेस टाइडल वॉल्यूम लेस देन कितना? 1 ml/kg से कम। वेरी हाई रेस्पिरेटरी रेट, जैसे मैंने कहा मोर देन 60, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं इसके अंदर 180 से 900 ब्रीथ पर मिनट हम यूज करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, याद रखना। ब्रीदिंग पैटर्न रिजेंबल पैटिंग, सिमिलर टू पैटिंग डॉग ब्रीदिंग पैटर्न, जैसे डॉग ब्रीथ लेता है उस टाइप में ये होगा, क्योंकि फास्ट में हम ब्रीदिंग दे रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी ब्रीदिंग पैटर्न हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, मगर टाइडल वॉल्यूम क्या है? लेस देन होता है। ठीक है, कम देते हैं वो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी वेंटिलेटर। ठीक है, याद रखना, क्वेश्चन पुटअप होगा यहाँ से 100%। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी वेंटिलेटर। जैसे कुछ टाइप के, जैसे हाई फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशंस, हाई फ्रीक्वेंसी जेट वेंटिलेशंस, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर वेंटिलेशन HFOV, ये मोस्ट कॉमन यूज किया जाता है हाई फ्रीक्वेंसी में। कौन सा? हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर वेंटिलेशन हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं। ठीक है, अब हम इसके बात करते हैं एडवांटेज क्या क्या है इसके। एडवांटेज रिड्यूस रिस्क ऑफ बेरोट्रोमा, मीन्स लंग्स में जो इंजरी हो रही थी प्रेशर की वजह से अलग अलग एरिया में, इनसाइड और आउटसाइड में, उसको जिसको कम करता है, क्योंकि हम टाइडल वॉल्यूम क्या कम दे रहे हैं इसलिए। ठीक है, एंड वॉल्यूम ट्रोमा। ठीक है, वॉल्यूम ट्रोमा क्या होता है कि जो टिश्यू एयर जा रही है वो इंजरी कर रही है, हम इसको वैसे आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट होता है इम्प्रूव ऑक्सीजनेशन, एंड क्या इंप्रूव करा? ऑक्सीजन को इंप्रूव करा है, और मेंटेन एलुलर रिक्रूटमेंट को मेंटेन कर। डिसएडवांटेज क्या है? रिक्वायर स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट, इसमें स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट चाहिए। नीड स्किल्ड मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा चाहिए पर्सन की। रिस्क ऑफ CO2 रिटेंशन, CO2 रिटेंशन होने का रिस्क ज़्यादा होता है, और लिमिटेड अवेलेबिलिटी बहुत कम मिलता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम जो एयर ब्रीदिंग जो दे रहे हैं पर मिनट वो बहुत ज़्यादा देते हैं, तो इसमें स्किल्ड पर्सन की आवश्यकता होती है, CO2 रिटेंशन होने का चांस ज़्यादा होता है, क्वेश्चन आ सकता है ये। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशंस की। क्लासिफिकेशन नॉन इन्वेजिव एंड इन्वेजिव क्लासिफिकेशन, किसकी बात में? इन्वेजिव एंड नॉन इन्वेजिव क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या वेंटिलेटर कितने कैसे होता है। ठीक है, पहला हम बात करते हैं नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर। ठीक है, जो नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर होता है प्रोवाइड वेंटिलेटर सपोर्ट विदाउट इंसर्टिंग ए आर्टिफिशियल एयरवे, इसमें हम क्या इंसर्ट नहीं करते हैं, कोई भी आर्टिफिशियल एयरवे इंसर्ट नहीं करते, उसको कहेंगे नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर।
एयर इज डिलीवर्ड थ्रू द मास्क। एयर किसके थ्रू देते हैं? मास्क इंटरफेरेंस के अकॉर्डिंग, जैसे नेजल मास्क, फुल फेस मास्क या नेजल प्रोन्ज के अकॉर्डिंग देते हैं, ठीक है। अब इसका नॉन इन्वेजिव का क्या है इंडिकेशन? COPD वाले पर्सन को देते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। COD एक्सरसाइजेशन वाले पर्सन, हाइपरकेपनिया वाले पर्सन को देंगे, ठीक है, जिससे CO2 रिटेंशन ज़्यादा हो रहा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर वाले को, ठीक है। एडवांटेज क्या है? रिड्यूज वर्क ऑफ ब्रीदिंग, क्योंकि उसको क्या है, बाहर मास्क लगा हुआ है, ब्रीदिंग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इम्प्रूव वेंटिलेशन एंड हेल्प रिमूव CO2 में हेल्प करता है रिमूव करने में, ठीक है। कॉमन टाइप्स, इसका कॉमन टाइप ये क्वेश्चन आ चुका है, CPAP कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। कौन सा? CPAP कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। CPAP क्या प्रोवाइड करता है? एक कंटिन्यूस कांस्टेंट पॉजिटिव प्रेशर थ्रू आउट द एंटायर ब्रीदिंग साइकिल, बोथ इंस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी दोनों में ही कंटिन्यूस प्रेशर प्रोवाइड करता है, उसको हम कहते हैं CPAP। मैकेनिज्म क्या कैसे रोल प्ले करता है? मेंटेन कांस्टेंट एयरवे प्रेशर, ये याद रखना, कांस्टेंट एयरवे प्रेशर कौन मेंटेन करता है? CPAP मेंटेन करता है, ठीक है, दोनों में इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी में प्रोवाइड करता है। कीप एल्वोलाई ओपन, और एल्वोलाई को ओपन कौन करता है? हमारा CPAP। इम्प्रूव ऑक्सीजनेशन को, प्रिवेंट एल्वोलर कोलैप्स, क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोवाइड करा है तो कोलैप्स होने का चांस भी नहीं होता है। प्रेशर सेटिंग्स, CPAP में कितना प्रेशर यूज करते हैं? 5 to 15 सेंटीमीटर H2O मीन्स वाटर, ये प्रेशर हम अप्लाई करते हैं, और ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। CPAP में कितना प्रेशर हम यूज करते हैं? 5 to 15 सेंटीमीटर वाटर, ठीक है। इंडिकेशंस कहाँ यूज करते हैं? ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि CPAP ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में यूज करते हैं, क्योंकि कंटिन्यूस प्रेशर प्रोवाइड करता है इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी, इसलिए हम स्लीप एपनिया में यूज करते हैं। पल्मोनरी एडेमा में, एक्टालिसिस में और माइल्ड हाइपोक्सी वाले पर्सन को हम ये यूज करते हैं। कौन सा? CPAP, ठीक है। सेकंड है बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, BiPAP, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ये 2 लेवल ऑफ प्रेशर कंट्रोल करता है, IPAP और EPAP। IPAP का मतलब क्या? इंस्पायरेटरी पॉजिटिव एयरवे, कि जब इंस्पायरेटरी के टाइम पे पॉजिटिव एयरवे मेंटेन करता है। EPAP में एक्सपायरेटरी पॉजिटिव एयरवे प्रेशर को मेंटेन करता है। मैकेनिज्म, हाई प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन के टाइम हाई प्रेशर ज़्यादा होगा, तो ये हेल्प करता है किसमें? ब्रीदिंग में, ये याद रखना, हाई प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन में किसमें हेल्प करता है? IPAP किसमें हेल्प करता है? ये ब्रीदिंग में हेल्प करता है। जबकि EPAP किसमें हेल्प करता है? ये कीप करता है एयरवे को ओपन करने में, एयरवे को ओपन करने में। कौन? एक्सपायरेटरी पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, ये याद रखना, दोनों ही क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, आ चुके हैं, BiPAP, और ऐसा आपको किसी भी आज तक कोई कोचिंग वालों ने नहीं बताया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टिपिकल प्रेशर सेटिंग्स। टिपिकल IPAP 10 to 20 सेंटीमीटर H2O होता है, और EPAP में कितना? 4 to 10, क्योंकि ये तो इंस्पायरेशन के टाइम पे काम कर रहा है, ये हमारे एयरवे को ओपन करता है एक्सपायरेशन में, ठीक है। तो उस टाइम पे 4 to 10 सेंटीमीटर वाटर प्रेशर होता है। ये क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। एडवांटेज क्या है इसका? नो नीड फॉर इंटूबेशन कोई नीड आवश्यकता नहीं होती है। रिड्यूस इन्फेक्शन रेट को रिड्यूस होता है इसमें। पेशेंट कैन स्पीक एंड चलो आराम से बातचीत कर सकता है, और लेस एयरवे ट्रॉमा होता है। मास्क हार्ट डिस्कम्फर्ट कर सकता है, एयर लीकेज होने का चांस होता है, और नॉट सुटेबल फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट, ये अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए सुटेबल नहीं होता है, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा कौन सा? इन्वेजिव वेंटिलेटर। कौन से बात की बात कर रहे हैं? इन्वेजिव वेंटिलेटर की। ये क्या होता है? इन्वेजिव वेंटिलेटर प्रोवाइड करता है क्या? वेंटिलेटर सपोर्ट थ्रू, यानी आर्टिफिशियल एयरवे, किसके थ्रू? आर्टिफिशियल एयरवे के थ्रू ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इन्वेजिव, ठीक है। जैसे हमने पहले नॉन इन्वेजिव वाला किया था, इसमें कौन कौन से? एंडोट्रेकियल ट्यूब, ET ट्यूब और ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब में। इंडिकेशन, रेस्पिरेटरी फेलियर, ARDS, सीवियर निमोनिया, कार्डियक अरेस्ट, अनकॉन्शियस पेशेंट और एपनी वाले पर्सन को हम ये भी यूज कर सकते हैं इन्वेजिव वेंटिलेशंस, ठीक है। बात करते हैं एडवांटेज की। ये फुल कंट्रोल होता है एयरवे पे, एक्यूरेट ऑक्सीजन डिलीवरी करता है, क्योंकि ये मेथड्स यूज करता है। सूटेबल फॉर सीवियर केसेस के लिए, जिससे अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए सूटेबल होता है। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होने का चांस, एयरवे इंजरी या रिक्वायर सेडेशन, इसमें सेडेशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम क्या यूज करें? ET ट्यूब इनका यूज करें तो इनमें या ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब का यूज करें तो इनको सेडेशन की आवश्यकता होती है। अब इसके मोड्स की बात करें इन्वेजिव वेंटिलेटर की। किसके? इन्वेजिव वेंटिलेटर के कौन कौन से मोड्स होते हैं,
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट और यहाँ से बहुत बार क्वेश्चंस पुटअप हो चुके हैं। ठीक है, पहला जैसे एसी या सीएमवी। एसी का क्या, असिस्ट कंट्रोल वेंटिलेशन। ठीक है, असिस्ट कंट्रोल वेंटिलेशन। सीएमवी का क्या, कंटिन्यूस मैंडेटरी वेंटिलेशंस। ठीक है, ये अभी हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला हम बात कर रहे हैं असिस्ट कंट्रोल वेंटिलेशंस। ठीक है, असिस्ट कंट्रोल वेंटिलेशन एसीवी, या इसका दूसरा नाम क्या है, कंटिन्यूस मैंडेटरी वेंटिलेशन, सीएमवी भी कहते हैं। ये वेंटिलेटर मोड के इन विच द वेंटिलेटर डिलीवर करता है प्रीसेट टाइडल वॉल्यूम और प्रेशर। पहले से प्रीसेट जो टाइडल वॉल्यूम प्रेशर है वो कहाँ पे, विथ एवरी ब्रीथ के साथ में। ठीक है, वेदर ट्रिगर बाय द मशीन और पेशेंट, और जो ट्रिगर जो सांस लेने का या तो मशीन ट्रिगर कर दे या पेशेंट को जो ट्रिगर करता है ब्रीथ को लेने के लिए, प्रीसेट टाइडल वॉल्यूम को लेने के लिए। ठीक है, उसको बोलेंगे असिस्ट कंट्रोल वेंटिलेशन। ठीक है, ये काम कैसे करता है, वर्किंग मैकेनिज्म क्या है, जो वेंटिलेटर डिलीवर करता है ब्रीथ एट ए प्रीसेट रेस्पिरेटरी रेट। ये एवरी ब्रीथ के साथ में हमें जो पहले से प्रीसेट है वो डिलीवर करता है। इफ़ द पेशेंट अटेम्प्ट टू ब्रीथ, अगर पेशेंट बीच में यहाँ ब्रीथ ले रहा है तो वेंटिलेटर सेंस एफर्ट्स, तो वेंटिलेटर को पता लगा लेता है और डिलीवर फुल प्रीसेट टाइडल वॉल्यूम, और उसके साथ में डिलीवर करता है फुल टाइडल वॉल्यूम को प्रीसेट टाइडल वॉल्यूम करता है। अगर पेशेंट डज नॉट ब्रीथ, अगर पेशेंट नहीं ले रहा है तो वेंटिलेटर ऑटोमेटिकली डिलीवर मैंडेटरी ब्रीथ, तो पर्सन ऑटोमेटिकली जो मशीन होती है ये मैंडेटरी ब्रीथ को डिलीवर कर देती है। किसके अंदर डिलीवर, असिस्ट कंट्रोल वेंटिलेशन के अंदर। ठीक है, इंडिकेशंस क्या है, यूज्ड व्हेन फुल वेंटिलेटर सपोर्ट इज रिक्वायर्ड, कब, व्हेन पेशेंट फर्स्ट इंटूबेटेड हो, फर्स्ट पहली बार इंटूबेटेड हो तब हम इसको यूज करते हैं। सीवियर रेस्पिरेटरी फेलियर वाले पर्सन में, या पेशेंट टू वीक टू ब्रीथ, की ब्रीथ नहीं ले पा रहा है उस कंडीशन में, एआरडीएस में या न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर के अंदर हम ये यूज करते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशंस। पहला हमने बात किया था एसी या सीएमई, सेकंड हम जो मोड है वो कौन सा है, इंटरमिटेंट मैंडेटरी मॉड्यूल वेंटिलेटर की बात कर रहे हैं मोड्स की। ठीक है, ये आईएमवी क्या होता है, वेंटिलेटर मोड डेट प्रोवाइड ए कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन होता है किसका, मैकेनिकली असिस्टेड ब्रीथ का और स्पॉन्टेनियस ब्रीथ का, कि मशीन भी दे रही हो खुद पर्सन भी ले रहा है, उसका कॉम्बिनेशन होता है कौन, इंटरमिटेंट मैंडेटरी। ठीक है, ये काम कैसे करता है, वेंटिलेटर डिलीवर करता है मैंडेटरी ब्रीथ एट फिक्स्ड इंटरवल, एक फिक्स इंटरवल पे ये अपनी साइड से ब्रीथ देगा। दीज ब्रीथ अकर इंडिपेंडेंट ऑफ पेशेंट इफेक्ट्स। ठीक है, बिटवीन मैंडेटरी ब्रीथ में पेशेंट में टेक स्पॉन्टेनियस ब्रीथ, कि पर्सन क्या ले सकता है, स्पॉन्टेनियस ब्रीथ भी ले सकता है, और स्पॉन्टेनियस ब्रीथ डिपेंड ऑन पेशेंट ऑन स्ट्रेंथ, और किसकी डिपेंड होता है, पेशेंट की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। इसको हम बोलेंगे इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेटर। और यहाँ क्वेश्चन यही आ गए कि किसका कॉम्बिनेशन होता है, क्वेश्चन अधिकतर यहीं से पूछा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट की जो इंटरमिटेंट मैंडेटरी मॉड्यूल होता है ये क्या होता है, नॉट साइनोक्रोनाइज्ड विद पेशेंट, कि ये पेशेंट के ब्रीथ के साथ में नहीं होता, ये याद रखना, ये नॉट साइनोक्रोनाइज्ड होता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस पूछा गया। साइनोक्रोनाइज्ड क्या होता है कि ये मैकेनिकल वेंटिलेशन मोड जो डिलीवर करता है सेट नंबर ऑफ मैंडेटरी ब्रीथ। ठीक है, वो गारंटीड वॉल्यूम या प्रेशर होता है। ठीक है, तो जिससे पर्सन क्या है साइमल्टेनियसली वो ब्रीथ नहीं ले पा रहा है। ठीक है, उसको हम बोलेंगे वो उसके साथ में नहीं मिक्स मैच नहीं कर पा रहा है, उनके साथ में सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, उसको वो नॉट साइनोक्रोनाइज्ड। ठीक है, जिससे क्या हो सकता है, पेशेंट डिस्कम्फर्ट्स होता है, ब्रीथ स्टैकिंग हो सकता है, इंक्रीज वर्क ऑफ ब्रीदिंग हो सकता है, बिकॉज ऑफ SIMV, जो SIMV होता है साइनोक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन, इसको हम इससे ज़्यादा यूज करते हैं क्योंकि ये क्या होता है, IMV क्या होता है, नॉट साइनोक्रोनाइज्ड होता है, जबकि SIMV क्या होता है, साइनोक्रोनाइज्ड होता है। ठीक है, तो इसलिए हम ज़्यादा कौन सा SIMV यूज करते हैं, कौन सा, साइनोक्रोनाइज्ड, क्योंकि साइनोक्रोनाइज्ड होता है ये ब्रीथ पैटर्न एक्चुअल में उसके साथ में पेशेंट की कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, SIMV क्या होता है, वेंटिलेटर मोड डेट डिलीवर ए प्रीसेट नंबर ऑफ मैंडेटरी ब्रीथ विथ प्रीसेट टाइडल वॉल्यूम, कि क्या कर रहा है, मैंडेटरी ब्रीथ दे रहा है प्रीसेट विथ किसके साथ, प्रीसेट टाइडल वॉल्यूम के साथ में, वाइल अलाउइंग द पेशेंट टू, और ये साथ में अलाउ भी कर रहा है पर्सन को क्या, ब्रीथ स्पॉन्टेनियसली बिटवीन मैंडेटरी ब्रीथ की, कि आप इनके साथ में भी ब्रीथ ले सकते हो। जबकि जो हमारा था पीछे वाला, ठीक है, पीछे वाला कौन सा था, इंटरमिटेंट, ये एसाइनोक्रोनाइज्ड रहा। ठीक है,
नेक्स्ट कौन सा है, प्रेशर कंट्रोल्ड वेंटिलेशन। जो प्रेशर कंट्रोल्ड वेंटिलेशन होता है ये वेंटिलेटर मोड होता है इन विच एयर इज डिलीवर्ड किया जाता है एट प्रीसेट इंस्पायरेटरी प्रेशर कि जो प्रीसेट पहले से इंस्पायरेटरी प्रेशर फॉर ए फिक्स्ड इंस्पायरेटरी टाइम के फिक्स टाइम के लिए पहले से जो प्रीसेट प्रेशर वो डिलीवर किया जाता है। टाइडल वॉल्यूम अलग हो सकता है, डिपेंड करता है किस पर, लंग कंप्लाइंस पे या एयरवे रेजिस्टेंस पे, ठीक है। किसके लिए यूज किया जाता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में, या किसी को लगातार हाइपोक्सीमिया हो, पुअर लंग कंप्लाइंस हो, या सीवियर रेस्पिरेटरी फेलियर हो तो उसके लिए यूज किया जाता है। की फीचर्स क्या होता है, ये कंट्रोल करता है प्लेटियो प्रेशर। प्लेटियो प्रेशर क्या होता है, जब हम किसी पर्सन को इंस्पायरेटरी के टाइम पे हम ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, एल्वोलाई पे प्रेशर देता है, एल्वोलाई पे प्रेशर। इस एल्वोलाई के प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, प्लेटियो प्रेशर्स कहते हैं, ठीक है। स्पेशली किस में, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में। या यूजफुल होता है कब, जब किसी पर्सन को हम ऑक्सीजन दे रहे हैं लगातार, जैसे हाई फ्रिक्शन ऑक्सीजन दे रहे हैं या हाई पीईपी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें हम क्या रिक्वायर्ड सेटिंग होता है, इसमें रिक्वायर्ड सेटिंग होता है इंस्पायरेटरी प्रेशर कितना है, ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट कितना होगा, आई जो हमने पीछे किया था 1.2 है ना। टाइडल वॉल्यूम डिपेंड होता है किस पे, लंग कंप्लाइंस या एयरवे रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। मैकेनिज्म वर्क कैसे करता है, इसमें पहले से क्या करते हैं, एयर तब तक देंगे जब प्रीसेट प्रेशर पहुंच ना जाए, और फिक्स्ड इंस्पायरेटरी टाइम इसमें फिक्स होता है। एक्सप्रेशन अक्कर वो पैसिवली होगा। टाइडल वॉल्यूम डिपेंड करता है लंग्स कंडीशन पे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट क्या है, सेडेशन एंड न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट इसमें यूज किया जाता है। किसके अंदर, सेडेशन यूज किया जाता है, किसके अंदर यूज किया, प्रेशर कंट्रोल्ड वेंटिलेशन में। यूज टू प्रिवेंट पेशेंट वेंटिलेटर एसाइनोक्रोनी एंड एक्सेसिव एयर प्रेशर, इसमें हम यूज करते हैं, ठीक है। इसका इफेक्ट क्या है ऑन सर्कुलेशन पे, जो पीसीवी होता है ये राइज करता है मीन एयरवे प्रेशर को इंक्रीज करता है, और इंक्रीज करता है इंट्राथोरेसिक प्रेशर को इंक्रीज करता है, जिससे क्या होता है, रिजल्ट डिक्रीज कार्डियक आउटपुट कम होता है और रिड्यूस ऑक्सीजन डिलीवरी। ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा, प्रेशर्ड कंट्रोल्ड वेंटिलेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सर्कुलेशन को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके एडवांटेज क्या होते हैं, एडवांटेज कंट्रोल करता है प्लेटियो प्रेशर मीन्स एल्वोलाई पे जो प्रेशर मिल रहा है उसको कंट्रोल करता है। रिस्क किसका, बेरोट्रोमा या लंग्स इंजरी को कम करता है, इंप्रूव करता है ऑक्सीजन को। डिसएडवांटेज क्या है, टाइडल वॉल्यूम नॉट कंस्टेंट होता है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, कार्डियक आउटपुट को कम कर सकता है, हाइपोटेंशन क्रिएट कर सकता है। ये भी पीछे हमने डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिक्वायर्स को क्लोज मॉनिटरिंग, इसको मॉनिटरिंग की रिक्वायर होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पेशेंट पोजिशन, कौन कौन सी पोजीशन हम यूज करेंगे ड्यूरिंग वेंटिलेटर में, बहुत इंपॉर्टेंट। हमेशा हम इसको पोजीशन कौन सी देंगे, सेमी अपराइट पोजीशन। कौन सी, सेमी अपराइट, कितना, 30 से 45 डिग्री एलिवेट, बेड को एलिवेट करेंगे। क्वेश्चंस आ गया। रीजन क्यों, ये इंप्रूव करता है लंग एक्सपांसन को, सेमी अपराइट पोजीशन, रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ एस्पायरेशन को, प्रिवेंट करता है वेंटिलेटर एसोसिएट निमोनिया को, इंप्रूव करता है पेशेंट कंफर्ट को, एनहांस ऑक्सीजन डिलीवरी को कंट्रोल करता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, कौन सी पोजीशन, सेमी अपराइट पोजीशन देते हैं। सेडेशन क्यों देते हैं कि बहुत सारे पर्सन को ईटी ट्यूब लगी होती है, सम पेशेंट को आईवी सेडेशन देना होता है। क्यों, रिड्यूस स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिस्कम्फर्ट को कम करना। कौन कौन सा, प्रोपोफॉल, लोरेज़ेपाम या मिडजोलम हम इनको यूज करते हैं। ये क्वेश्चन आ भी गए हैं कि कौन सा। जब हम सेडेशन दे रहे हैं तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, मॉनिटर करना है लेवल ऑफ सेडेशन को, ऑब्जर्व करना है किसको, वाइटल साइन को, असेस करना है रेस्पिरेटरी स्टेटस को, वॉच करना है किसको, हाइपोटेंशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन या ओवर रेस्पिरेटरी डिप्रेस ना हो जाए सेडेशन की वजह से, ये हमें मॉनिटर करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करें वेंटिलेटर अलार्म, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अधिकतर यहीं से भी आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। वेंटिलेटर अलार्म कौन कौन से होते हैं, ठीक है। पहला, वेंटिलेटर प्रोवाइड ऑडिबल एंड विजुअल अलार्म टू अलर्ट केयर गिवर या हेल्थ केयर पर्सनल को। किससे प्रॉब्लम, इन द पेशेंट या वेंटिलेटर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है तो ये विजुअल भी हो सकता है, ऑडिबल भी होता है। दीज अलार्म हेल्प करता है एंश्योर पेशेंट की सेफ्टी को और प्रॉपर वेंटिलेटर फंक्शन को, ठीक है। तो जब भी अलार्म बजेगा तो सबसे पहले ऑलवेज चेक करते हैं पेशेंट फर्स्ट, किसको चेक करते हैं, पेशेंट फर्स्ट को चेक करते हैं, देन चेक द वेंटिलेटर, फिर हम वेंटिलेटर को, पहले पेशेंट को फिर वेंटिलेटर को। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग प्रिंसिपल होता है ड्यूरिंग वेंटिलेटर अलार्म। कौन सा, पेशेंट फर्स्ट फिर वेंटिलेटर सेकेंड। अगर
हाई एयरवे प्रेशर अलार्म लग रहा है, बज रहा है, ठीक है। तो उस टाइम जो हाई इंस्पिरेटरी प्रेशर हिप अलार्म अकर व्हेन एयरवे प्रेशर राइज, जब एयरवे प्रेशर इंक्रीज होता है कहाँ पे, अबाउट द प्रीसेट लिमिट, जो हम पहले से जो लिमिट दे रहे हैं उससे अगर ज़्यादा हो जाए तब कौन सा हाई अलार्म बजेगा। याद रखना, हाई एयरवे प्रेशर कब राइज होगा, जब पहले से प्रीसेट लिमिट से ज़्यादा एयर जा रही हो, ठीक है, तो उस टाइम बजेगा। व्हेन दिस हैपन, तो हमें क्या करना, व्हेन ये कब हो सकता है, वेंटिलेटर स्टॉप इंस्पायरेशन को और पेशेंट इज अलाउड टू एक्सेल इमिडिएटली, तो हमें वेंटिलेटर को स्टॉप करना है जब ये हाई प्रेशर हो रहा है, तो सबसे पहले वेंटिलेटर को स्टॉप करना है और पेशेंट को हम अलाउ करेंगे किसके लिए, एक्सेल के लिए, इमिडिएटली वो क्या कर सकें, एक्सेल कर सकें, ठीक है। तो ये हाई एयर प्रेशर अलार्म होता है। नेक्स्ट होता है इसके कोज क्या होते हैं। कोज होते हैं जैसे टू टाइप का, एयरवे और पेशेंट रिलेटेड, ठीक है। तो एयरवे में कौन सा, किंक इन पेशेंट सर्किट या ट्रेकोस्टोमी ट्यूब क्वेश्चन आ गए हैं। वाटर एकोमुलेशन ऑफ इन वेंटिलेटर ट्यूब, वाटर एकोमुलेट हो गया हो। इंक्रीज म्यूकस सिक्रेशन ब्लॉकिंग एयरवे हो गया, जिससे क्या हो गया, प्रीसेट टाइडल वॉल्यूम से प्रेशर ज़्यादा हो गया, ठीक है। ब्रोंकोस्पाज्म हो गया, तो ये तो एयरवे प्रॉब्लम। पेशेंट रिलेटेड जैसे कफिंग हो गया, गैगिंग हो गया, फाइटिंग द वेंटिलेटर, निमोनिया, डिक्रीज लंग कंप्लाइंस हो गया। तो ये सभी क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि हाई अलार्म के क्या क्या कोज होते हैं। एयरवे मैंने दोनों एक्सप्लेन किया, एयरवे एंड पेशेंट रिलेटेड, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ हाई अलार्म कैसे मैनेज कर, सबसे पहले पेशेंट को मैनेज देखेंगे, पेशेंट कंडीशन को फर्स्टली देखेंगे, फिर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, फिर सर्किट किंक, सिक्रेशंस, वाटर ट्यूबिंग और लंग कंडीशंस। तो ये हमारा वेव होगा, सबसे पहले पेशेंट को ही देखेंगे, ठीक है। सेकंड कौन सा है, लो एयरवे प्रेशर, लो प्रेशर, लो इंस्पिरेटरी प्रेशर LIP अलार्म आकर व्हेन एयरवे प्रेशर फॉल बिलो द प्रीसेट, जब कम होगा, प्रीसेट से कम ज़्यादा है तो उसको लो एयरवे कहेंगे, और जब ज़्यादा ज़्यादा था तो उसको कहेंगे हाई एयरवे। तो आपको समझ में आएगा। यूजली इंडिकेट एयर लीक इन द सिस्टम, ये कब होता है, जब कोई एयर लीक हो रही है सिस्टम में, तब लो एयरवे प्रेशर अलार्म स्टार्ट होता है, ठीक है। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉज ऑफ लो प्रेशर अलार्म, पेशेंट और लंग कोज क्या हो सकता है, डिक्रीज इन लंग प्रेशर हो, चेंज इन लंग कंप्लाइंस में स्टिफनेस ज़्यादा हो, इंक्रीज पेशेंट ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा हो, एजिटेशन या डिस्कम्फर्ट, ये पेशेंट या लंग से। नेक्स्ट कौन सा था, सर्किट लीक कॉज, सर्किट मीन्स पेशेंट वेंटिलेटर डिस्कनेक्ट हो गया हो, इम्प्रॉपर कप इन्फ्लेशन, पोअरली फिटिंग मास्क या लूज सर्किट कनेक्शंस हो। तो आपको लो में ये इतना सा याद रखना है कि पर्सन को एयरवे पहले से जो प्रीसेट है वो नहीं मिल रहा है, तो वो होगा लो। तो उस टाइम आपको पता चल जाएगा कि लो कहाँ पे हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आ चुके हैं। मैनेजमेंट, सबसे पहले पेशेंट को देखना है, फिर सर्किट कनेक्शन देखना है, ET ट्यूब कब इन्फ्लेशन मास्क फिटिंग या ट्यूब कनेक्शन को देखना है, ठीक है। ये हमारा मैनेजमेंट। तो बट सबसे पहले हमेशा याद रखना पेशेंट को ही प्रायोरिटी देना है दोनों के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं नर्सिंग की, नर्सिंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जो नर्स होगी वो असेस करेगी पेशेंट फॉर एडिक्यूट गेट एक्सचेंज साइन सिम्टम्स या हाइपोक्सिया रेस्पॉन्स ऑफ ट्रीटमेंट का। जुडिशियस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनाल्जेसिस, एनाल्जेसिस एडमिनिस्ट्रेट करेंगी, फ्रीक्वेंट रीपोजिशन देंगी, मॉनिटर फॉर एडिक्यूट फ्लूइड बैलेंस, एस्कल्टेट लंग्स फील्ड, प्रोवाइड सक्शनिंग एसओएस, ठीक है। जैसे आवश्यकता होगी वैसे हमें इसको सक्शनिंग करना है। ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ द एयरवे वाया वेंटिलेटर इज ए मेंटेन टू लिक्विफाई सिक्रेशन। ह्यूमिडिफायर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम सिक्रेशन को क्या कर सकें, लिक्विफाई कर सकें, लिक्विड बना सकें, ठीक है, थिक नहीं थिन बना सकें। हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पीछे भी, ठीक है। प्रॉपर पोजीशन देना है वेंटिलेटर ट्यूब में, असेस करना है कब प्रेशर एवरी, जो कब प्रेशर होगा वो एवरी 6 to 8 आवर्स में असेस करना है, और ट्रेकेस्टोमी में केवल एवरी एटलीस्ट 8 आवर्स में। ये जो सीवियर पेशेंट होता है उसका एवरी 4 to 6 आवर में, नहीं तो हम नॉर्मली 8 आवर में करते हैं। क्वेश्चंस आ चुका है, ठीक है। प्रोवाइड ओरल हाइजीन करना है, ठीक है, किससे प्रिवेंट करना है, वेंटिलेटर एसोसिएशन निमोनिया से प्रिवेंट करना, असेस करना है ABG से, ठीक है। अब हम ये हो गया हमारा विनिंग द पेशेंट फ्रॉम वेंटिलेटर। विनिंग का मतलब क्या है कि पेशेंट को विड्रॉ करते हैं वेंटिलेटर से, ठीक है, वेंटिलेटर से हटा रहे हैं। तो 3 स्टेज में करते हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है। पहला, पेशेंट इज ग्रेजुअली रिमूव फ्रॉम द वेंटिलेटर, कि धीरे धीरे पेशेंट को वेंटिलेटर से हटा रहे हैं, फिर ट्यूब को हटाएंगे, फिर थर्ड फाइनली ऑक्सीजन से हटा देंगे, ठीक है। उसको हम कहते हैं विनिंग कहते हैं, ठीक है। क्राइटेरिया क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आ जाएगा। इफ द पेशेंट इज स्टेबल हो, शोइंग साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट के, तब हम उसको विनिंग पे लेंगे, मतलब उसको हटाएंगे, विड्रॉ करेंगे।
रिवर्सिबल ऑफ डिजीज या कंडीशन डेट कॉज द नीड फॉर वेंटिलेशन, अगर डिजीज फिर से हो रही है तो उसको फिर से वेंटिलेटर पे लेंगे। स्टेबल वाइटल साइन होना चाहिए, ABG शुड बी नॉर्मल, रेडिनेस पेशेंट भी रेडिनेस होना चाहिए, और लेस सिक्रेशन होना चाहिए। ठीक है। विनिंग क्या है? विनिंग एक ग्रेजुअल विड्रॉ करता है वेंटिलेटर सपोर्ट से पेशेंट को एबल टू ब्रीथ इंडिपेंडेंट। जब पेशेंट ब्रीथ इंडिपेंडेंटली स्टार्ट कर देता है तो हम धीरे धीरे पेशेंट को विड्रॉ करते हैं वेंटिलेटर से, उसी को हम कहते हैं विनिंग कहते हैं। ठीक है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड विनिंग मोड्स कौन कौन से हैं? ये 3 मोड्स होता है, SIMB साइनोक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी मोड, वेंटिलेशन मोड, PSV प्रेशर सपोर्ट, और CPAP कंटिन्यूस पॉजिटिव एयर प्रेशर। ये हम डिस्कस करके आ चुके हैं। SIMU क्या है? मैंडेटरी ब्रीथ आर ग्रेजुअली रिड्यूज अलाउइंग पेशेंट टू ब्रीथ मोर इंडिपेंडेंट। PSV सपोर्ट करता है स्पॉन्टेनियस ब्रीथ को रिड्यूस वर्क ब्रीथिंग को रिड्यूस वर्क करता है। CPAP क्या करता है? मेंटेन करता है एयर प्रेशर वाइल पेशेंट ब्रीथ स्पॉन्टेनियसली लेना स्टार्ट। हम ये पीछे सभी डिस्कस करके आ चुके हैं। ठीक है। सॉरी, विनिंग की स्टेप्स क्या है? पहला, ग्रेजुअल रिडक्शन ऑफ वेंटिलेटर सपोर्ट की स्विच करना है, SIMV और PSV स्विच करना है। ठीक है। CPAP मोड स्टार्ट करना है, पेशेंट ब्रीथ स्पॉन्टेनियसली, पेशेंट क्या स्पॉन्टेनियसली ब्रीथ लेना चाहिए। CPAP मेंटेन करता है पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, ये याद रखना, क्वेश्चन आ चुका है। पॉजिटिव एयरवे प्रेशर को मेंटेन कौन करता है? CPAP करता है। हेल्प करता है कीप एल्वोलाई को ओपन करने में हेल्प करता है CPAP। ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या है? TPS ट्रायल यूज करेंगे। TPS ट्रायल क्या होता है कि पेशेंट ब्रीथ विदाउट वेंटिलेटर सपोर्ट यूजिंग ह्यूमिडिफायर ऑक्सीजन। ठीक है। इसमें बिफोर कंडीशन बिफोर TPS ट्रायल्स पहले पेशेंट क्या होना चाहिए? अवेक अलर्ट होना चाहिए, ब्रीदिंग विदाउट डिफिकल्टी, हीमोडायनेमिकली स्टेबल पेशेंट टू मेंटेन ऑक्सीजन होना चाहिए। ठीक है। उसको हम कहेंगे TPS ट्रायल। TPS ट्रायल में क्या होता है? पेशेंट इज कनेक्टेड टू ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन, पेशेंट को किसके साथ कनेक्ट करें? ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन से कनेक्ट करें थ्रू TPS से। ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन सेम और स्लाइड हायर देन होता है वेंटिलेटर से। ठीक है। पेशेंट ब्रीथ इंडिपेंडेंटली होना चाहिए, ऑब्जर्व करना है रेस्पिरेटरी डिस्टेंस, ऑक्सीजन सैचुरेशन और वाइटल साइन को ऑब्जर्व करना है ड्यूरिंग TPS। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट ABG। TPS के बाद में क्या करना है? पेशेंट टॉयलेट कर लिया तो हमें ABG मेजर करना है, ऑक्सीजन प्रेशर, CO2 देखना है, pH देखना और ABG वैल्यूम नॉर्मल होनी चाहिए। ठीक है। ये सभी में मॉनिटर करना है। साइन क्या है कि सक्सेसफुल विनिंग, कि अब पर्सन वहाँ से विड्रॉ हो सकता है। स्टेबल वाइटल साइन है, एडिक्यूट ऑक्सीजनेशन है, नो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, नॉर्मल ABG है, गुड कप रिफ्लेक्स, ये सभी साइन है विनिंग के। विनिंग फेलियर, टेकिपेनिया हो गया, हाइपोक्सिया हो गया, इंक्रीज हार्ट रेट हो गया, एंजाइटी या रेस्टलेसनेस हो गया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गया, तो फिर से उसको वापस किस पे लेंगे? वेंटिलेटर पे लेंगे, उसको फिर से हम वेंटिलेटर पे लेंगे। ठीक है। तो ये साइन ऑफ विनिंग फेलियर का है। कॉम्प्लिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है। मैकेनिकल वेंटिलेटर से 3 मेजर ग्रुप में हमने डिवाइड किया। पहला कैटेगरी, ड्यू टू एंडोट्रेकियल इंटुबेशंस, क्या वेंटिलेशन एसोसिएटेड निमोनिया, ट्रेकियल स्टेनोसिस, वोकल कॉर्ड इंजरी हो सकता है। मैकेनिकल वेंटिलेटर्स, ये पहले एंडो से था, सेकंड मैकेनिकल वेंटिलेशन से न्यूमोथोरक्स हो सकता है, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, VALI हो सकता है। ठीक है। ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी या फीडिंग इश्यू हो सकता है, मसल्स वीकनेस, प्रेशर सोर्स या मालन्यूट्रिशन प्रॉब्लम हो सकती है। अभी हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू एंडोट्रेकियल इंटुबेशन से क्या है? वेंटिलेटर एसोसिएट निमोनिया, VAP क्या होता है? लंग्स इन्फेक्शन होता है, डेवलप 48 आवर्स और मोर आफ्टर इंटुबेशन के। अब क्वेश्चन आ गया है। ठीक है। हीमोफीलिया, इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस मोस्टली होता है इसके VAP के लिए। ठीक है। ट्रेकल स्टेनोसिस हो सकता है, वोकल कॉर्ड इंजरी हो सकता है, ट्रेकोइसोफेजियल फिस्टुला, ये रेयर होता है, ये किसके? एंडोट्रेकियल इंटुबेशन की वजह से होता है। ठीक है। सेकंड है मैकेनिकल वेंटिलेशन, कॉमन कॉम्प्लिकेशन जैसे न्यूमोथोरैक्स हो सकता है, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी, हाइपोटेंशन हो सकता है, एंड वेंटिलेटर एसोसिएट लंग्स इंजरी, VALI अकर ड्यू टू एक्सेसिव प्रेशर या वॉल्यूम डिलीवर करे लंग्स को, तो वेंटिलेटर लंग्स को इंजरी हो सकती है। ये होता है मैकेनिकल वेंटिलेटर से। ठीक है। टाइप्स ऑफ VALI क्या होता है? जैसे बेरोट्रोमा, हम पीछे में डिस्कस करके आए। बेरोट्रोमा में क्या होता है? रप्चर ऑफ एलवाई ड्यू टू हाई एयरवे प्रेशर, एलवाई में हाई प्रेशर है तो रप्चर हो जाना। रिजल्ट क्या होगा? एयर एंटर, जैसे प्लेट्स में एयर जाएगी, जैसे न्यूमोथोरैक्स हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं। सेकंड कौन सा है? वॉल्यूट्रोमा। वॉल्यूट्रोमा क्या? ओवर डिस्टेंशन ऑफ नॉर्मल एलवाई, कि जो नॉर्मल एलवाई का ओवर डिस्टेंस हो गया ड्यू टू लार्ज टाइडल वॉल्यूम, ज़्यादा टाइडल वॉल्यूम देने की वजह से। ठीक है। उसको बोलेंगे वॉल्यूट्रोमा। एयर फॉल ऑफ फाग एटलीस्ट रेजिस्टेंस, ओवर डिस्टेंशन हो जाएगा जिससे फर्दर लंग्स इंजरी हो सकती है। तो ये है VALI। कौन सा? VALI का क्या फॉर्म था? वेंटिलेटर एसोसिएट लंग्स इंजरी। ठीक है।
ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो सकता है, हाई फ्रिक्शन ऑफ ऑक्सीजन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स। कौन कौन से, जैसे सुपर ऑक्साइड एनियन हो सकता है, हाइड्रोक्सिल रेडिकल या हाइड्रोक्सीजन पेरोक्साइड प्रॉब्लम हो सकती है इनकी वजह से, ठीक है, हाई ऑक्सीजन प्रेशर की वजह से। प्रिवेंट कैसे करना है, यूज करना है लोवेस्ट फ्रिक्शन ऑफ ऑक्सीजन डेट मेंटेन एडिक्वेट ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को मेंटेन कर सके, ठीक है। तो ये हमें देखना है। कॉम्प्लिकेशन और क्या क्या हो सकती है, प्रोलॉन्ग इमोबिलिटी वजह से, कॉमन प्रॉब्लम जैसे मसल्स वीकनेस, प्रेशर अल्सर, माल न्यूट्रिशन या डीप वेन थ्रोम्बोसिस और डीवीटी हो सकता है। ये अदर अगर लंबे टाइम तक बेड पर रिटर्न होगा। और क्या अदर प्रॉब्लम क्या है, फ्लूइड ओवरलोड से ह्यूमिडिफाइड एयर एंड सोडियम क्लोराइड रिटेंशन हो सकता है, डिक्रीज कार्डियक फंक्शन या हाइपोटेंशन हो सकता है, स्ट्रेस अल्सर, पैरालिटिक इलियस, गैस्ट्रिक डिस्टेंशन या स्टारवेशन, लंबे टाइम तक उसको फूड नहीं मिला, इस वजह से अदर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो आज ये कंक्लूजन हमने वेंटिलेटर थेरेपी डिस्कस किया कि पेशेंट को एक ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है जिसके अंदर फिजिकल इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना, हमें पेन एंजाइटी को कंट्रोल करना है, ठीक है। और ये पूरा कंटेंट हमने कहाँ से लिखा गया है, ये रेफरेंस बुर्नर बुक से, सिद्धार्थ वॉकर बुक से, या पॉटर एंड पैट्रिका पेरी जो बुक्स होती है बहुत इंपॉर्टेंट, वहाँ से हमने ये कंटेंट लिखा है। तो उम्मीद करता हूँ आप ये पूरा वीडियो देखोगे, जब देखोगे तभी आपको पता चलेगा ये कितना इम्पोर्टेंट है। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। ओके, थैंक यू। फिर एक और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।